हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा पंटास। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2027 में। लेक्चर नंबर 1 है मोशन इन प्लेन के बारे में। आइए आइए आइए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हैं भाई? आज हमारी एक नई शुरुआत होने वाली है जिसमें आज हम लोग करेंगे वेक्टर से शुरुआत। ठीक है, फिर से हमारे पास वेक्टर्स आएगा क्योंकि अब आई कैप जे कैप के बाद जोड़ना घटाना भी पड़ेगा, सिर्फ वेक्टर्स लिखने से काम नहीं चलेगा। हाँ आ जाओ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, तो कितने बच्चे, अब देखो मैं ये तो नहीं पूछ पाऊंगा कि रिवाइज करके आए हैं या नहीं, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कितने बच्चों का बैकलॉग है। बैकलॉग किस किस का, क्योंकि अब हमें वेक्टर्स भी चाहिए। तो 1D का जरा देखा जाए, 1D का बैकलॉग है प्लस, या पहले 1D का पूछ लेते हैं, अलग अलग होगा ना, कईयों का बेसिक मैथ्स तो हो गया होगा। 1D का बैकलॉग है एंड नो बैकलॉग ऑफ 1D। 1D का अगर बैकलॉग नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D बोलते हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो जरा बताना पिछले चैप्टर का कितने बच्चों का पास बैकलॉग है, क्योंकि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कोविड के जैसे फैल रही है। हाँ यस, जरा देखा जाए चैट, उसमें चैट से ज्यादा बेटा उसमें बताना। देख कहाँ आया, आएगा भी, कई बार आता है कई बार नहीं आता है। हाँ आ गया। हाँ बेटा जरा बताना एक बार वोट करके। लेक्चर्स का मैं पूछ रहा हूं, देखो डीपीपी प्रैक्टिस मॉड्यूल ये सारी चीजें ऑल टाइम, एग्जाम से एक दिन पहले भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि छूटा हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन लेक्चर एक बार देखना, लेक्चर के क्लास के क्वेश्चंस को एक बार करना, ये अगर आपने करा है तो चैप्टर आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट है। उसके बाद प्रैक्टिस है भाई, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग डिमांड होती है। कुछ बच्चों के लिए बहुत सारे सवाल लगाने के बाद उनको कॉन्फिडेंस फील आता है, कुछ बच्चे क्लास के क्वेश्चन के बाद ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, जरा देखा जाए कितने बच्चों का 1D का बैकलॉग है, क्योंकि अरे दादा रे दादा 37% और 63%। अच्छा अच्छा, बैकलॉग जरा आप बताना बेसिक मैथ्स का कितनों का है बैकलॉग, बेसिक मैथ्स का, क्योंकि ये अब जरूरत पड़ेगी बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सारी चीजें अब हमें जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक मैथ्स का कितनों का बैकलॉग है, और नो बैकलॉग थम्स डाउन, नो बैकलॉग जरा थम्स डाउन करना। ठीक है, चलिए भाई जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि अंदाजा लग जाएगा ना, तो उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लास के बाद तो आप लोगों की चैट तो आपको ही पता है कि आप क्या करते हैं, मुझे अंदाजा लगना जरूरी है। ठीक है, तो 63% का बच्चों का 1D चैप्टर कंप्लीट है, दैट्स अ गुड साइन, अच्छी बात है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा वेरी गुड बेटा, कोशिश करेंगे इसी तरीके से कंटिन्यू रखना। आपको प्रैक्टिस के लिए हमेशा हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मेरे को और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जितना समय निकाल करके आप कर सके अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है सर, मैं मैक्सिमम टाइम कर रहा हूं अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, वो हमेशा फीलिंग रहेगी बेटा, बिलीव मी, आपको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा, लेकिन आप अपनी साइड से बेस्ट दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, जरा बेसिक मैथ्स का बताना, क्योंकि अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, कुछ जगह पर ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। इस बार हम पैराबोलिक पाथ्स की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोला पर चलता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, हमें इंटीग्रेशन चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, जरा बताना बेसिक मैथ्स का हमारे पास क्या सीन बन रहा है, जरा देखा जाए। 23% यहां पर भी है, थम्स अप है ना, हाँ थम्स अप 23% है, तो 23% बच्चे यहां है हमारे पास, और बचे हुआ हमारे पास 77 बोल देते हैं यहां है। अच्छा, जिनके पास पोल नहीं आया कोई वाली बात नहीं है, प्लस माइनस 5-10% होगा, लेकिन अंदाजा मेरे को लग रहा है कि 1D का आप लोगों का बैकलॉग है। अच्छा, चैप्टर तो चलो हम स्टार्ट कर लेंगे, आप मेरे को बताएंगे कि आप कब तक इसको प्लान कर रहे हैं, 1D को कब तक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ्स तो चलो अब कम है, लेकिन ये भी 23% भी कम नहीं है यार। ये बेसिक मैथ्स आप लोग कब तक प्लान करके बता रहे हैं कि सर हम कब तक खत्म कर देंगे? सारे बच्चे प्लीज लेट मी नो,
थोड़ा सीरियस बात करनी है मेरे को, क्योंकि देखो अब हम लोग फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो अब पीछे की चीजें खराब होंगी तो आगे भी खराब होती चली जाएंगी, और यहीं से वो रास्ता अलग हो जाता है। बच्चे फिर सोचते हैं कि कुछ शॉर्ट स्ट्रेटेजीज होती होंगी, कुछ तरीका ऐसा होता है जिससे मैं कवर अप कर लूं। कुछ नहीं, लर्निंग आपकी बैच में इन क्लासेस ही होगी, बिलीव मी, ठीक है। सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी लाइव क्लास में ही होगी, जब आप आएंगे, सीखेंगे हर दिन एक दो टॉपिक, कुछ सवाल, एक दो टॉपिक, वो उसमें टाइम मिलता है लर्निंग का। नहीं तो आपके लिए क्या होगा, प्रवचन हो जाएगा। बेसिक मैथ्स आप कब तक कह रहे हैं, संडे तक निपटा लेंगे? चलिए प्लीज इसको करना, क्योंकि अभी हमारी आज की क्लास थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो वेक्टर्स एंड ऑल चलेगा, तो अभी एज सच इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वनडी को आप कब तक निपटाएंगे? संडे तक आप लोग ये 23% बच्चा प्लीज करना, मैं बता रहा हूं, इसको एज अ टारगेट लेना कि सर को मैंने बोला था मैं संडे तक निपटाऊंगा, तो निपटा करके खत्म करना, वरना चीजें हर दिन जुड़ेंगी बेटा। हर दिन आपकी 2 क्लासेस है, कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा। आप ये समझिए उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगेगा ना। अगर आप पीछे की चीजों को ही संभालते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो कोशिश करिए जल्द से जल्द बराबर आ जाए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो फिर पीछे छूट जाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर दूं जल्द से जल्द, वनडी का, नेक्स्ट ट्यूसडे तक। एक मिनट रुको, एक मेरा बैच था, स्पेशल बैच, आरजे स्पेशल बैच, वो आपके पास नहीं होगा। एक मिनट रुकना बेटा, वो बैच खत्म हो गया लग रहा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक मिनट दो। गधों ने पूरा नहीं डाला क्या? तो ढूंढना भी मुश्किल है। ठीक है, आपका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार मैं सच बताऊं तो रियल कॉन्फिडेंस तो आपको तभी आएगा। अब मेरे को ना, मैं चाहता हूं कि आप सबको साथ लेकर के चलूं। तो ये तो चलो संडे तक आप बेसिक मैच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी वेक्टर्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन वनडी जैसी वेक्टर्स खत्म होगा तो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी ही बात करनी है, ग्राफ्स भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। मैं अब आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं, देखो मेरे को पराक्रम के भी असाइनमेंट रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, नीट के लिए भी कुछ कुछ करना है। मेरे पास पिछले साल का जो लक्ष्य बैच था उनको मैंने एक रिवीजन लेक्चर दिया था। आप लोग मेरे को बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको वनडी का कंप्लीट वन शॉट, मैं चाहता हूं कि मेरी एक सीरीज बने, वो यूट्यूब के लिए मैं चाह ही रहा हूं, तो वहां पर मैं अपलोड कराऊंगा ही वो प्रॉपर डिटेल, और क्योंकि हर साल में कुछ ना कुछ कंटेंट में अपग्रेड करता रहूंगा, है ना। तो जो आपके लेक्चर्स के हिसाब से मैं जो बनाऊंगा वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब की सीरीज में जाएगा ही। तब तक के लिए क्या मैं कुछ बच्चे जिनका ये हो रखा है लेकिन वनडी के बैकलॉग है, क्या मैं आपको 3 घंटा, कितना है, एक लेक्चर है 3 घंटा 40 मिनट, एक लेक्चर है 1 घंटा 52 मिनट, दो छोटे छोटे लेक्चर्स ही बोलूंगा मैं इसको। क्या आप इसमें क्विक रिवाइज या क्विक पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूं, जो मैंने पिछले साल लक्ष्य वाले बच्चों को क्लास 12th जब कंप्लीट होती तो एक रिवीजन लेक्चर्स हम लोग देते हैं, रिवीजन सीरीज, ठीक है। क्या मैं वो प्रोवाइड कर दूं, तब तक आप लोग देख लेंगे?
अगले वीक में जब मैं वन शॉट पूरा कंप्लीट दूंगा, एक एक सवाल जो आपको कराया गया है मैं वहां पर कराऊंगा, फिर आप टाइम निकाल करके उसको देख लेना। जैसे आपको किसी टॉपिक में लगा कि मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उसको देख लेना। क्या मैं ये कर दूं? ठीक है, ये करवा देता हूं ना, कुछ तो करोगे ना आप। हाँ ठीक है, मेरे को मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं शशांक को बोल देता हूं। शशांक भाई, जो मेरा आरजे स्पेशल बैच था ना, उसमें मोशन इन प्लेन, एक बार ना गरिमा मैम से बात करके आप एक्सेस ले लेना। मोशन इन प्लेन में 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, दोनों लेक्चर्स विद नोट्स एंड वीडियो अर्जुना जेई में आप अपलोड करवा देना, ठीक है। और एक नया फोल्डर बना देना समरी लेक्चर्स टाइप से, ठीक है, कुछ नया बना करके फोल्डर का नाम डाल देना। वन शॉट जिसमें जा रहे थे उसमें मत डालना, एक अलग फोल्डर बना करके अगर हो पाए आज अपलोड करवा दो रात तक, ठीक है। प्लीज इसको अर्जेंट बेसिस पर करना, बच्चों का जिनका बैकलॉग है वो कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। चलिए भाई, तो मैं आपकी यहां पर मदद ये कर सकता हूं। ऑल्दो वन शॉट एक मैं खुद चाहता हूं कि एक अच्छा डिटेल वन शॉट रहे, सो दैट जब आप क्लास 12वीं में हो, क्योंकि मैं वो उसको शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा हूं, मैं उसको लॉन्ग टर्म देख रहा हूं कि जब आप क्लास 12th में होंगे तो आपको 12th के बाद भी रिवाइज कराना होगा, लेकिन 12th के बाद का रिवीजन बहुत क्रिस्प होता है। क्रिस्प कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपका इतना एप्टीट्यूड हो जाता है। अब अभी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन उस समय आपको ये सारी चीजें इतनी दर्द नहीं देती हैं, तो आपको फास्ट चाहिए होता है, क्योंकि आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स भी चल रहे होते हैं, आप 6-6, 7-7 घंटे नहीं देख सकते। लेकिन एक वो लेक्चर भी रहे, 6 आवर्स का भी रहे, 3-4 आवर्स का भी रहे, 30 मिनट्स का भी रहे, और फुल फ्लेजेड लेक्चर्स भी रहे, आपके पास हर जोन के लेक्चर्स रहे, ये मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको मैं जैसे अपलोड होगा तो मैं आपको बताऊं कहां, आप एक बार मेरे पास आ जाते हैं, जैसे अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। आज हमें वेक्टर्स की बात करनी है। अब मेरे को पता है सर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिबन कटिंग करनी है। मैं आज बिल्कुल सीरियस मोड में आपके बैच में आया हूं, रीजन उसका बहुत सिंपल है, मैं खुद चाहता कि रिबन कटिंग करूं, लेकिन क्योंकि नए बच्चे होंगे मैं उनको सब साथ लेकर के चलना चाहता हूं। आज हम लोग वनडी में, क्योंकि अभी हमें क्या क्या न्यू चैप्टर था, मोशन प्लेन में हमें पीछे का क्या क्या चाहिए, मोशन इन प्लेन में, क्योंकि ये बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा यार मैंने पीछे का नहीं पढ़ा इसलिए समझ नहीं आ रहा है, वो हमेशा ब्लेम गेम में रहेंगे और फिर पढ़ेंगे नहीं। मोशन इन प्लेन में जब तक, अभी मैं आपको बोलूं कि वेक्टर्स में हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी है, वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ा था, उसके बाद उनका रेजोल्यूशन पढ़ा था, फिर आई कैप जे कैप के कैप में लिखना हमारे पास ये पढ़ा था, ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल, ये बेसिक पढ़ा था वनडी में। वनडी का ये हमें चाहिए होगा, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल आएगा तो प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा, लेकिन अगर आपको आज की क्लास में कोई भी दिक्कत आई तो आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जहां स्टार्टिंग में ही वेक्टर्स से ही स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज एक बार वेक्टर्स को जरूर देख लें आज रात को ही, सो दैट आपका वेक्टर इस वाले चैप्टर में, क्योंकि अभी वेक्टर्स में 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है, तो आप तब तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप वनडी या फिर बेसिक मैथ्स को रिवाइज कर ले, संडे को आप वो कर ले, तो नेक्स्ट वीक से जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट आप उस सिचुएशन में होंगे कि आप थोड़ी सी कलम चला पाए, क्योंकि साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है। छोड़ने के लिए तो छोड़ ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को साथ लेकर के चलो, ठीक है। तो सारे बच्चे जरा एक क्विक रिकैप दे दूं जल्दी से, ठीक है। सर पाई में होगा क्या ये बैच? यस, पाई में पूरा बैच है, पाई में ये पूरा बैच होगा, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी करके रखी हुई हैं, ठीक है। अब वो पूरा का पूरा बैच पाई में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसमें से आपको वो निकाल करके दे देता हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए अलग से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वो ये पूरा बैच जो मेरा आरजे स्पेशल का बैच है, तो मैं बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी करी हुई थी, तो वो सारा का सारा पाई में चला गया है, ठीक है। बिल्कुल एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, सबको साथ लेकर के चलते हैं, कोशिश करना थोड़ा सा स्पीड के साथ, रिवीजन वाला पार्ट। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको जोड़ते समय हम लोग डायरेक्शंस को देखते हैं। मैं आपको एक सिमुलेशन दिखा देता हूं फटाक से, ठीक है, कि वेक्टर्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग सिमुलेशंस के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदा ये था, इसने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स,
अगर मैं इसी प्रकार से एक बंदा यहां लगा दूंगा तो इसने भी लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, टोटल कितना हुआ? जनरली बच्चों ने पढ़ा है 50 + 50, तो सर बचपन से हम सीखते आए हैं 100 होता है, लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं तब सम आ रहा है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो सीधे जुड़ जाती हो, उनको जोड़ने के लिए कुछ लॉज होते हैं जिनको हम कहते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू, जिनके पास वैल्यू होती है। जैसे इस बंदे ने 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो वैल्यू कितनी है? 50। इस बंदे ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो वैल्यू कितनी है? 100। मैग्नीट्यूड कितना है? 100। इस बंदे ने 150 लगाया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 150। जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? राइट साइड, इसकी है लेफ्ट साइड। लेकिन जब मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं तो 150 + 50 200 नहीं आ रहा है जैसे बचपन से आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स में सिखाया गया है, यहां 100 आ रहा है, क्योंकि वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम लोग वही वेक्टर्स के एडिशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर्स अगर मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं, ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन तो है ही है, ये जनरली स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मेन चीज नहीं बताई जाती, एंड फॉलोज वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज क्या होते हैं सर? ये वेक्टर के लॉज आज हम वही सीखेंगे। देसी भाषा में बोलूं, एंगल देख करके जोड़ना। जब दोनों का एंगल सामने था, जरा ये देखिए कि जैसे ये वाला बंदा 50 यहां से हटा दिए, छोटा वाला बंदा 50 न्यूटन लगा रहा है, जैसे मैं इसको लगा रहा हूं अब 200 हो गया, लेकिन यहां लगा रहा हूं तो अब 100 हो गया। तो हमारे पास जब एंगल देख करके जोड़ा जाता है उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते थे बेटा? सर वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक थ्योरेटिकल और एक ग्राफिकल। अगर हम लोग थ्योरेटिकल में बात करें, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जिनका बैकलॉग है उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक वेक्टर को कभी भी लिखते हैं तो एरो के साथ बना देते हैं, उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे। मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको जोड़ते समय हमें कोई लॉज नहीं लगाने होते। बचपन से जो भी हमने मैथमेटिक्स सीखी है, 10 + 5 15 होता है, 10 - 5 5 होता है, 10 + 2 12 होता है, वही लगाते हैं, इनके ऊपर कोई एरो नहीं लगाते, ठीक है। इन वेक्टर्स के पास क्या क्या चीजें थी सर? इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है सर? उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर के आगे मॉड लगा देते हैं। मैथ्स में भी आप लोगों ने मॉड पढ़ा होगा, तो मॉड बोल देते हैं, मॉड एफ बोल दो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल दो। और सर इसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है एफ कैप। इसका मतलब डायरेक्शन है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एफ। जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, कभी भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो कैसे लिखते थे उसको जरा देखना। किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ जी, तो वेक्टर को एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के प्रोडक्ट से ही समझाया जाता है। सर ये नहीं समझ आया, मल्टीप्लाई क्यों करा? एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू +4, +4 मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हुई सर? वैल्यू है 4 और डायरेक्शन है +x। अगर मेरा फोर्स है -4, वैल्यू मतलब ये नहीं है कि फोर्स 0 से छोटा है, नंबर लाइन से नहीं देखा जाता, इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4। आपने 4 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? -x डायरेक्शन में लगाया। तो ये जो वैल्यू थी 4 मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो माइनस है दैट इज योर डायरेक्शन। दोनों के प्रोडक्ट से ही हम लोग एक वेक्टर की बात करते हैं। किसी भी वेक्टर की जब हम डायरेक्शन निकालने की बात करते हैं तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? वेक्टर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे। दुनिया में यूनिट वेक्टर्स अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सर डायरेक्शन। दुनिया में कितनी डायरेक्शंस होती हैं सर? देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, मतलब इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। लेकिन हम जो दुनिया में जी रहे हैं दैट इज 3 डायमेंशनल। मैं हर कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पर पहुंचना है, ओरिजिन मैं हूं, तो मैं एक्स में जा सकता हूं, वाई में जा सकता हूं, जेड में जाकर के उस पॉइंट पर पहुंच सकता हूं। ये एक डायरेक्शन थी। मैं इधर से कितनी डायरेक्शन में जा सकता हूं सर? इधर जा सकता हूं, इधर 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 इधर, इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। दैट्स व्हाई वी से देयर आर इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। लेकिन मेरे को मिनिमम कितने यूनिट वेक्टर्स चाहिए, मिनिमम कितनी डायरेक्शन चाहिए कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं? सर अगर आप एक्स पे चलो, फिर y पर चलो, फिर z पर चलो, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो हमें मिनिमम कितने चाहिए होते हैं सर? 3 चाहिए होते हैं।
कौन कौन से? एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। आई कैप क्या है? डायरेक्शन अलोंग एक्स। जे कैप क्या है? डायरेक्शन अलोंग वाई। के कैप क्या है? डायरेक्शन अलोंग जेड। अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर 6 नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन, मैंने कहा कैसे? सर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, 6 हो गई सर। मैंने कहा अगर मैं यहां प्लस आई कैप कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माइनस आई कैप ये हो गया। अगर जे कैप कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माइनस जे कैप ये हो गया। के कैप कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माइनस के कैप हो गया। अगर मैं किसी को प्लस कह रहा हूं तो उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ही तो माइनस होता है। तो मेरे को इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आई कैप डिसाइड करना है आई कैप किधर है। अगर आई कैप इधर ले रहा हूं माइनस आई कैप इधर हो जाएगा, जे कैप इधर ले रहा हूं माइनस जे कैप इधर हो जाएगा, के कैप इधर ले रहा हूं उसकी अपोजिट डायरेक्शन माइनस के कैप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा, और हमारे पास डायग्राम या ग्राफ में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तो वेक्टर को सर एक एरो से हम लोग दिखाते हैं। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट सर। हाँ जी, तो एक एरो से दिखाएंगे तो जो इसका लेंथ है, याद रखना जो भी इसका लेंथ है ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर वेक्टर बड़ा वैल्यू का है तो लेंथ बड़ा होगा, अगर वेक्टर छोटी वैल्यू का है तो लेंथ हमारे पास छोटा होगा। सर डायरेक्शन कैसे रहेगी? एरो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन आपको दे ही रहा है। अगर मैं ये इस डायरेक्शन में बना रहा हूं तो समझ जाओ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में बना रहा हूं इसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया। तो एरो के फॉर्म में लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट जो आज हमें काम आएगा दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता था? रेजोल्यूशन मतलब तोड़ना, किसी भी वेक्टर को तोड़ करके लिखना, तोड़ करके अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस आई कैप जे कैप के कैप में तोड़ना, दैट इज अवर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे करना होता था? जो भी आपको वेक्टर दिया जाए, ध्यान से समझ लीजिए, एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। जो भी आपको वेक्टर दिया जाए उसका मान लो आपको मैग्नीट्यूड पता है और ये एंगल थीटा पता है, तो व्हाट वी डू इज वी मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जिस साइड आप थीटा लेते हैं उस साइड क्या मिलता है आपको? बेस, और थीटा के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर। ये बेसिक मैथ्स में सिखाया था। कॉस थीटा आपका क्या होता है? सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं बेस को हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा कह सकता हूं? हाँ जी। साइन थीटा क्या होता है बेटा? सर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं परपेंडिकुलर को एच साइन थीटा कह सकता हूं बेटा? हाँ जी। जो भी ये वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द वेक्टर। हाँ जी, तो बेस क्या होगा? सर ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा? ए साइन थीटा। तो हम लोगों ने बात करी थी जिस साइड एंगल होता है इस ट्राइंगल में, अगर एंगल यहां ले रहे हो तो इस साइड कॉस कंपोनेंट एंड दिस इज योर साइन कंपोनेंट। परपेंडिकुलर हमेशा साइन वाला रहेगा, बेस हमेशा कॉस वाला रहेगा। बेस याद होना चाहिए, जिस साइड आप एंगल लेते हो उसी के साइड बेस होता है बेटा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट क्योंकि ये एक्स के अलोंग आया, और इसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट क्योंकि ये वाई के अलोंग आया। आप जो ये वेक्टर लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं एक्स में कितना चल, सर ए कॉस थीटा, इसको आई कैप में चलना है। हाँ, और सर ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा हमें जे कैप में चलना होगा। क्या आपको ये छोटी छोटी चीजें याद हो गई? तो एक बार दिल बनाइए। क्या आपको ये छोटी 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 चीजें याद हो गई? तो एक बार दिल बनाइए। बस इतना चाहिए हमें, और भी अगर जरूरत होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा। यस, अबे लैग आया था, ज्यादा बड़ा लैग था। हाय राम, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो तो पूरी कायनात लग जाती है पीछे करने में। ज्यादा बड़ा था, स्मॉल था, मैनेजेबल है। हाँ चलो, अभी मैं चैट ऑफ नहीं करूंगा, पता लगे दोबारा आयो। हाँ ठीक है ठीक है। आइए अब हम लोग वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे। ठीक है, मैं जब आपको बोलूं बेटा, अब मैं चैट बंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि लैग का इश्यू ना है, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल चीज होने वाली है। पूरी की पूरी फिजिक्स इस पर डिपेंड करती है, पूरी की पूरी फिजिक्स। क्योंकि इस साल, अगले साल हमें सिर्फ वेक्टर्स से डील करना है, बहुत ही कम स्केलर क्वांटिटीज आएंगी। स्केलर से हर कोई डील कर लेता है, वेक्टर से फंसता है। तो वेक्टर्स का एडिशन मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जब भी हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं हम डायरेक्टली नहीं जोड़ते। ध्यान से सुनिएगा, चैट स्पीड बिल्कुल कम कर देना बेटा, नोट साथ में बनाते हुए चलना। जब भी हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना बेटा, वेक्टर्स का अगर हम लोग एडिशन देखें तो डायरेक्टली ऐड नहीं होता। ठीक है,
अगर आप वेक्टर्स के एडिशन की बात करें तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होता, इसमें हमारे कुछ लॉज लगते हैं। तो वेक्टर्स के एडिशन के लॉ क्या है? सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ। क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्लीज नोट्स बनाते चलना बेटा, और चैट बिल्कुल कम कर दो, नहीं तो मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है पहला, और हमारे पास सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा है हमारे पास, ठीक है, तीसरा है हमारे पास पॉलीगन लॉ। ठीक है, तीसरा है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सारे बच्चे प्लीज लिखना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है सारी एक ही चीजें, ठीक है सारी की सारी एक ही चीजें। ऐसा नहीं है कि अरे सर इतने सारे लॉस एक साथ कैसे सीखेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज चैट बंद करना ही पड़ेगा, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल चीज है। आज मैं हंसी मजाक में नहीं हूं, एक बार ये वेक्टर्स हो जाए फिर हम लोग हंसी मजाक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं, ये एक ऐसी बेस चीज पढ़ाना चाह रहा हूं जो आपकी पूरी फिजिक्स संभालेगा बेटा, तो इसको खराब नहीं होने देना है। सर वेक्टर को जोड़ने के लिए इतने सारे लॉस, बात एक है, कहने का तरीका अलग है। याद रखना, ये दोनों के दोनों देखा जाए सेम ही चीजें हैं। ये कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू ऐड, व्हेन वी हैव टू ऐड, व्हेन वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स एट अ टाइम, टू वेक्टर्स एट अ टाइम। एक ही टाइम पर दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए आप या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, बात एक ही है, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, करने का तरीका अलग है लेकिन रिजल्ट सेम है, समझना। अगर कोई बच्चा बोले कि सर हमें वेक्टर्स को जोड़ना है, तो आप या तो ट्राइंगल लॉ लगा लो या तो पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, बस करने का तरीका अलग अलग होता है, मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सब रिजल्ट भी सेम आएंगे, सब चीजें सेम आती है। तो कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन ये दोनों लॉ लगाते कम है जब दो वेक्टर्स जोड़ने हो। मान लो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन जोड़ना है सपोज, तो दो वेक्टर्स को जोड़ना था, तो मैं ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लूंगा, दोनों सिखाऊंगा, आप भी सिलेक्ट कर लेंगे। पॉलीगन लॉ क्या है? सर जरूरी ढूंढना है कि एक डब्बे पर सिर्फ 10 न्यूटन और 5 न्यूटन लग रहे हो। 10 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। व्हेन वी हैव टू ऐड, लिखना बेटा, ये हम कब यूज करेंगे? व्हेन वी हैव टू ऐड multiple vectors at a time, add multiple vectors at a time। एक ही बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को अगर आपको एक साथ जोड़ना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डब्बे पर ये फोर्स लगा, यहां पर एक डब्बा मान लो, इस पे ये लगा, ये लगा, ये लगा, तो हमें पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। ये लगा, ये लगा, ये लगा, पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। एक डब्बा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। एक डब्बा ये रहा, ये बहुत सारे फोर्सेस एक साथ जोड़ने पड़ जाए तो हमें क्या लगाना चाहिए? पॉलीगन लॉ। क्या लगाना चाहिए? पॉलीगन लॉ। अब ट्राइंगल लॉ को सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना। पहला हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपके स्कूल में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ही पूछा जाएगा, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। आपके स्कूल में ये डेरिवेशन पूछी जाएगी, इसलिए डेरिवेशन तमीज से करूंगा मैं, ठीक है, ये डेफिनेटली आएगी आपके जो भी स्कूल गोइंग है। पॉलीगन लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तरीका होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ये दोनों एक ही चीज है, दो वेक्टर्स को एक साथ एक बारी में जोड़ने के लिए होते हैं, दोनों का रिजल्ट भी सेम आता है। ठीक है, करने का तरीका अलग होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें तरीका है, इसको क्वेश्चन से ही समझ आएगा, फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो जरा ये देखना, ट्राइंगल लॉ हमारे पास ऑफ वेक्टर एडिशन, ये डेफिनेटली आपका आएगा भाई। इसकी स्टेटमेंट लिखना, इसकी स्टेटमेंट लिखना और इसका प्रूव देना, ये डेफिनेटली पूछा जाता है। क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? मैं सिमुलेशन से दिखाता हूं सो दैट, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी भारी हो जाती है, बच्चे खुद से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, इसमें ऐड वाला नहीं है क्या ये हमारे पास? अगर मान लो सम है, हाँ, मान लो कि एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। अगर मेरे को कभी भी कोई दो वेक्टर्स, कलम नीचे रख लो, पहले समझा देता हूं फिर लिखते हैं। अगर मेरे को मान लो कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है,
तो हम ट्राइंगल लॉ जब लगाएंगे तो स्टेटमेंट सुनना, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जब आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं और आपको अगर उनको जोड़ना है तो आप उनको इस तरीके से रखिए कि वो ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स पर हो, इन एन ऑर्डर। इन एन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सवाल खराब होते हैं। कि कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं अगर ऐसा रख दूं तो ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान सुनना, ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है। मैंने कहा लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। दो वेक्टर्स जिनको आपको जोड़ना है तो प्लीज प्लेस देम अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एन ऑर्डर। इन एन ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे का टेल। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है वो, इनका जो भी ट्राइंगल बनेगा वो थर्ड साइड शो करेगा। देखना सम, ये अगर मैं इसको यहां से यहां रख दूंगा तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा, हाँ या ना। तो जरा स्टेटमेंट सुनना, when two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle, then resultant in an order, then resultant of these two vectors is shown by the third side of the triangle। ये ट्राइंगल की तीसरी साइड जो होगी वही इनका रिजल्टेंट होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये समझना, यहां से यहां वेक्टर नहीं बना रहे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखना। इनिशियल ये हो गया, ऑर्डर में चलते चलते यहां गए, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। रिजल्टेंट इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन एन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये थोड़ा भारी स्टेटमेंट है। सर एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर वेक्टर ऐसे कर दूं तो ट्राइंगल तो हमारे पास इन एन ऑर्डर है, एक का हेड है दूसरे का टेल है, मैंने कहा तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। उल्टी डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो। सर मैं वेक्टर को ऐसे कर दूं तो, मैंने कहा टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एन ऑर्डर, एक का हेड दूसरे का टेल, then resultant of these two vector is shown by the third side of triangle from initial to final। ये है इनका रिजल्टेंट। सर आपने ए वेक्टर का हेड रखा है, बी वेक्टर का टेल रखा है, मैंने कहा हाँ। तो एक बात बताओ, ऐसे क्यों नहीं रख रहे आप, इसका हेड हो दूसरे का टेल हो, फर्क नहीं पड़ता। When two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle in an order, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, then resultant of these two vector is shown by the third side of triangle from initial to final। आप इसका हेड लो और इसका टेल लो, ए का हेड लो बी का टेल लो, डजेंट मैटर, रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल यही होगा। सर मैं इसका बी का हेड ले रहा हूं, ए का टेल ले रहा हूं, डजेंट मैटर, अभी भी ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल दैट इज अवर रिजल्टेंट। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया सारे बच्चे, प्लीज मेरे को ये बताइए। सारे बच्चे प्लीज मेरे को ये बताइए, राइट। किसका हेड है किसका टेल डजेंट मैटर, बस ऑर्डर में होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखना, व्हेन टू वेक्टर्स, ये स्टेटमेंट सही से लिख के आना, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट along the adjacent sides of a triangle, the adjacent sides of triangle in an order इसको बच्चे नहीं समझ पाते। इन एन ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, ठीक है, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, then resultant of these two, then resultant is shown by a single vector, on third side of triangle from initial to final, सारे बच्चे प्लीज इसको लिखिए और एक बात थम्स अप करिए कि आपने लिख लिया है। दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, और एक बारी में दिमाग में सेट करना सीखो, एडवांस का पेपर दोगे तुम। एक ही चीज बार बार सीखने वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें कैसे करेगा तू। दोबारा, when two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle, ट्राइंगल में तीन ही साइड होते हैं,
ठीक है, तो आपने दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स में रखा है इन एन ऑर्डर। ऐसे रख दूं सर? नहीं, ये ट्राइंगल लॉ नहीं है। सर ऐसे रख दूं क्या? नहीं, ये ट्राइंगल लॉ नहीं है। हमें ट्राइंगल, सर ये भी तो ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है। ध्यान से सुनना कि सर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ट्राइंगल तो बन रहा है। मैंने कहा क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है। सर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, सर ट्राइंगल तो बन रहा है। मैंने कहा क्या ये ऑर्डर में है? नहीं है। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, क्या ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है? मैंने कहा क्या ये ऑर्डर में है, एक का हेड दूसरे का टेल? यस। तो इसके लिए ही हमारे पास ये स्टेटमेंट था। अब आते हैं कि रिजल्ट क्या बताता है। सारे बच्चे जरा देखना, ये डेरिवेशन इजी है, ये डेरिवेशन इजी है। अगर आप एक बारी में समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मैंने दोनों को कैसे रखा है? एक ट्राइंगल के साइड पे रखा है, एडजेसेंट साइड पे रखा है, इन एन ऑर्डर। इन एन ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे का टेल। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, और ये वेक्टर है बी। इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज थीटा। ये भी हम लोगों ने बात करा था, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। ये थीटा क्या है जरा ध्यान समझना। सर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब जो बच्चे नए होंगे वो कहेंगे सर मैथ्स में तो हमें ये बोलते थे कि ये वाला एंगल होता है, ये होगा ना इनके बीच का एंगल। मैंने कहा बेटा लाइंस के बीच का एंगल नहीं बोल रहा हूं, वेक्टर्स के बीच का बोल रहा हूं। मान ले तू 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, मैंने कहा 30 डिग्री घूम, तो तू यहां से 30 डिग्री घूमेगा या जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहां से 30 डिग्री घूमेगा? सर मैं यहां से घूमूंगा। तो अगर तुम यहां जा रहे थे, मैंने कहा 30 डिग्री घूमो, तो तुम इधर से 30 डिग्री घूम करके फिर इधर जाओगे, तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या था? सर ये एंगल था। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन। ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या था? सर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये है इनका रिजल्टेंट, ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। यही बोला है, when the two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle in an order, एक का हेड दूसरे का टेल, then resultant is shown by the single vector on third side of triangle from initial to final। सर क्या ये वाला वेक्टर ऐसा बना दूं, ये रिजल्टेंट होगा? मैंने कहा ये रिजल्टेंट नहीं है इन दोनों का। स्टेटमेंट याद रखना, ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है आपका फाइनल। ठीक है, ये आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। अब वैल्यू कितनी होगी सर? अब बच्चे कहेंगे सर आपने जोड़ तो दिया ए प्लस बी, वैल्यू ए प्लस बी है। इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स को जोड़ना, वैल्यू नहीं बता रहा है। ये इन दोनों का सम है। जैसे मैंने पूछा 10 न्यूटन में 5 न्यूटन जोड़ दो, तो तुम 15 नहीं बोल सकते जब तक मैं तुम्हें एंगल ना बताऊं। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को जब मैं जोड़ूंगा सेम डायरेक्शन के हिसाब से तब 15 आएगा। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट 5 आएगा। एक बार 15 आया जब सेम डायरेक्शन थी, एक बार 5 आया जब अपोजिट डायरेक्शन थी। दिस इज ऑल्सो सम, ए प्लस बी ही है। दिस इज ऑल्सो सम, ए प्लस बी ही है। मैं अपने टाइम में सोचता था कि सर वैल्यू तो आप जोड़ ही रहे हो। नहीं, इसका मतलब क्या है? प्लीज स्टार मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बता रहा है? जब एरो बने होते हैं, ये क्या बता रहा है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सम है, ये सम स्लैश रिजल्टेंट है। वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा, वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं बोला। ये नहीं कह रहा है कि वैल्यू ऐड कर दो भाई, ये नहीं कह रहा है, समझ रहे हो? सम ही है। अब सर ये वैल्यू कैसे निकालें? मैंने कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अगर मैं इस वेक्टर के लिए यहां पे बी वाले के लिए, मैं अगर यहां पर बी वाले के लिए अगर मैं यहां पर एक ऐसा ट्राइंगल बना लूं, ये डेरिवेशन याद रखनी है, ये अगर एंगल थीटा है, तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं? हां जी सर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेंथ कितना होगा? सर दिस इज बी कॉस थीटा। सर डाउट आ गया, ये रहा बेटा तेरा डाउट, ये रहा।
जिस साइड एंगल होता है वो बेस है, दैट इज ए कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, एंड दिस इज बी साइन थीटा। सर इससे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है सर? रेजोल्यूशन मतलब इस वेक्टर को तोड़ करके आपने अपने कंपोनेंट्स में लिख लिया, एक्स और वाई में लिख लिया। मैंने कहा हाँ। अब जरा देख, ठीक है, इसको नीचे बना लेता हूं। यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन याद नहीं होती, कॉमन सेंस। भाई यहां से यहां कितना हो गया सर? ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया है, ये सोनू, क्योंकि ए लेंथ इसका है, बी कॉस थीटा इसका है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया? बी साइन थीटा। ये सोनू, मुझे क्या निकालना था सर? आपको ये वाला वेक्टर निकालना था। मेरे वर्ड्स को सुनना बेटा, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ बताती है। अगर मैं किसी तरीके से इसका लेंथ निकाल गया तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? मुझे अगर मैं इसका लेंथ निकाल गया, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? रिजल्टेंट जो भी था ना उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? ये इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स को जोड़ो। तो जब मैं जोड़ूंगा तो लॉ लगाऊंगा, वैल्यूज नहीं जोड़ने के लिए कह रहा हूं, तो इसकी लेंथ वो मिलेगी। तो मैंने कहा यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रहा है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो इस एरो की लेंथ पता लग जाएगी। हाँ जी सर। तो मैंने कहा मॉड ऑफ आर को ना अभी आसानी के लिए आर लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं बना रहा। ये सारी समरी भी दूंगा। ये हमने क्या मान लिया? आर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम, इस लाइन को हटा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था सर, इसका स्क्वायर a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, मैंने कहा हां जी, प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, मैंने कहा हां जी, दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर। सर आपको तो r चाहिए था वैल्यू, मैंने कहा हां। तो सर रूट लगा दो और ये आ जाएगा आपका r। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा ही बनेगा? यहां पर क्या करा बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये देखें, ये टर्म और ये टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन लो, तो सर अगर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं अलग से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है? हाँ जी सर। तो मैंने कहा बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। मैंने कहा ये कितना होता है बेटा सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो सर ये बी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों को हटा करके ये बना दिया, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू। दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। वैल्यू कितनी होगी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, वैल्यू कितनी होगी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, इसको कहते हैं वेक्टर लॉ। अभी लिखना बेटा, ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10वीं तक आपको बहुत डायरेक्टली ऐड करना सिखाया गया है, अब थोड़ा सा अलग है। मैंने इस वेक्टर को, पहला स्टेप क्या है सर? दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, तो स्टेटमेंट कहती है ये वेक्टर होगा, तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से जोड़ तो दिया नहीं बेटा, ये सिंबल है ये बताने के लिए इनका रिजल्टेंट निकाल दो। क्या है? रिजल्टेंट। ये नहीं बता रहा कि वैल्यू ही जोड़ दो। अगर ये 10 होता, ये 3 होता, तो ये नहीं कह रहा कि 13 होगा आंसर। मेरे वर्ड को दोबारा सुन, अगर ये 10 होता और ये 3 होता, ये नहीं कह रहा कि ये 13 होगा। ये 10 वेक्टर और 3 वेक्टर को जोड़ो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा वो निकालने का फॉर्मूला है ये। उसमें मेरे को 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 इंटू 3 करना पड़ेगा, और एंगल जो होगा वो रखना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी वैल्यू मिलेगी कि कितना होगा। वैल्यू मिल गई तो सर डायरेक्शन भी तो चाहिए। मैंने कहा हाँ, किसी वेक्टर का डायरेक्शन या तो आई कैप जे कैप में लिख लेंगे या तो एंगल में बता देंगे। तो जरा देखना, अब मैं ये हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। सर डायरेक्शन कैसे निकालें? मैंने कहा tan अल्फा कर लो। सर tan अल्फा
इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आज क्लास के बाद बेटा अगर आपने आज रिवाइज नहीं करा, बिलीव मी, धरती पे कोई टीचर आ जाए तो फेल ही करेगा फिर, क्योंकि टीचर का 5-10% है भाई, रेस्ट सब तेरा है। क्या आपको ये चीजें समझ आई? पहले ये बताइए, मैं सबके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 सवाल से बिल्डअप कर दूंगा, बट पहले ये बताइए इतनी चीजें समझ आई कि कभी भी हमें दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो उनको ट्राइंगल्स के दो साइड के अलॉन्ग रखना है, हाँ, और इस तरीके से रखना है कि एक का हेड हो दूसरे का टेल हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल जो ये वेक्टर होगा यही रिजल्टेंट होता है। अगर ये 10 है ये 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 + 3 है, ये कह रहा है 10 और 3 वेक्टर को जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? तो सर इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यू मिलेगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? b पता है, थीटा पता है, a, तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। tan इनवर्स कहने का मतलब एंगल निकालना। यस, हाँ सर लास्ट स्टेप, अरे दादा तू tan अल्फा कर ले भाई, एंगल निकाल लेना। ले, tan अल्फा एक रेशियो होगा, हमें तो एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए लिखते हैं बेटा इसको tan, दूसरी साइड जाएगा तो tan इनवर्स करना है, समझ ले इसको, एक रिप्रेजेंटेशन मतलब एंगल निकालना, तो दूसरी साइड से tan इनवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए सर, पैरेललोग्राम लॉ क्या है? सेम, बस स्टेटमेंट अलग है। इसी के नीचे लिखना सेकंड पैरेललोग्राम लॉ। प्रूफ सेम है, जरा देखना क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ। पहले सिमुलेशन से समझिए, मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये था, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो पैरेललोग्राम कहता है, सम हटा रहा हूं अभी, when two vectors are kept along the adjacent sides of a parallelogram, when two vectors are kept along the adjacent sides of a parallelogram, को इनिशियली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे रखना है? दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे नहीं रखना है, अगर तुम हेड और टेल रख रहे हो ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो, और अगर तुम को इनिशियली रख रहे हो तो पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हो। When two vectors are kept along the adjacent sides of a parallelogram, co-initially, स्टेटमेंट क्या कहता है? Then resultant of these two vectors, इन दोनों का जो भी सम होगा, रिजल्टेंट होगा, is shown by the diagonal of the parallelogram। अगर आप यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाते, ऐसे बनता और ऐसे बनता, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अगर ये वाला वेक्टर सर, हमारे पास ये वाला वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, मैंने कहा हाँ, तो पैरेललोग्राम कैसे लगाना है? मैंने कहा दोनों को को-इनिशियली रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों वेक्टर्स को को-इनिशियली रखेंगे। बच्चे क्या बनाते हैं? सर दिस इज द रिजल्टेंट। अबे को-इनिशियली रखा है, ध्यान से समझ मेरी बात, को-इनिशियली अगर तुमने दोनों वेक्टर्स को रखा है तो आप ट्राइंगल नहीं लगाएंगे, आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? when two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle, adjacent sides of a parallelogram co-initially, then the resultant of these two is shown by the diagonal of the parallelogram। ये अगर आप पैरेललोग्राम बनाते यहां से यहां तो उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। देखना, पहले स्टेटमेंट लिखिए, when two vectors are kept along adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram, को-इनिशियली, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टाइम पे ये वर्ड ही छोड़ दिया था। को-इनिशियली मतलब सर इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए, देसी भाषा में लिख रहा हूं, इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम जगह। When two vectors are kept along the adjacent sides of a parallelogram co-initially, then resultant is shown by
then resultant is shown by diagonal of parallelogram. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. सर ये क्या कह रहा है? इनमें एक भी वर्ड इधर उधर करा स्कूल में मार्क्स नहीं देते टीचर, तो अच्छे से समझ लो जिससे रटना ना पड़े. मान लीजिए यही मेरे पास था ए वेक्टर, ठीक है, यही मेरे पास था ए वेक्टर और मेरे पास है यहां पर बी वेक्टर, ठीक है, यहां पर है मेरे पास बी वेक्टर. अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता तो मेरे को क्या लगाना पड़ता? सर ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ता है ना. अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता तो यहां से यहां, सर दिस इज योर ट्राइंगल लॉ. लेकिन हम तो पैरेललोग्राम की बात करें, तो इन दोनों वेक्टर्स को जिनको जोड़ना है आप उनको क्या बनाएंगे? आप उनको क्या बनाएंगे? को इनिशियली रखेंगे. जरा देखना इन दोनों वेक्टर्स को, ये था आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, are kept co-initially on the adjacent sides of the parallelogram, then resultant of these two vectors is shown by the diagonal of the parallelogram. अगर मैं इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, तो आपको ये दिखेगा दिस इज द डायगोनल, यही है इन दोनों का रिजल्टेंट. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इनकी वैल्यू जोड़ी है. दोबारा देखिए, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 16. बी वेक्टर का वैल्यू है 14. 16 प्लस 14 अगर आप करेंगे तो 30 हो गया. इसकी वैल्यू क्या 30 आ रही है? सर 27 आ रही है. मॉड मतलब वैल्यू. जब टीचर ये लिखता है एस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बच्चे को लगता है वैल्यू जोड़ने की बात हो रही है. नहीं बेटा, वैल्यू जोड़ने की बात नहीं हो रही है. वो कह रहा है, मैंने देखो यहां पे सम लिखा है ना, यहां पे मैं सम पर क्लिक कराना, जैसे सम पर क्लिक कर रहा हूं तो ये रिजल्टेंट बता रहा है. इस ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 16. इस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है? 14. जब मैं इनको जोड़ रहा हूं, दिस एस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि 16 प्लस 14 कह रहा हूं कि 30 कह दे. इसका रिजल्टेंट आ रहा है 27, क्योंकि ये एंगल के हिसाब से चेंज होगा. आप जरा देख, मैं इस b का यहां पर ये कर दिया. ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 16. बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 12. 16 प्लस 12 28. क्या ये 28 आ रहा है? सर ये 20 आ रहा है. प्लीज इस चीज को समझना, मैंने अपने टाइम पे ये गलती करी थी. मेरे को लगा वैल्यू जोड़ने की बात कर रहा है, ये 10 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, 30 होगा. अरे नहीं भाई, वेक्टर ऐसे जुड़ते ही नहीं है. वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें एंगल देखना पड़ता है. उन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. तुम ट्राइंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, बात एक है. सर कैसे बात एक है? कॉपी में लिखना, कॉपी में कहीं लिखना, किसी भी वेक्टर को, अब ये कोई कंसेप्ट वैसे किताबों में मिलता नहीं है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं ले जा सकते हैं, पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हैं. क्यों सर? क्योंकि जब तुम पैरेलली ले जा रहे हो तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी. हाँ जी सर, डायरेक्शन हमारे पास सेम रहेगी. हाँ, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहा. और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहा तो क्या इक्वल वेक्टर हो गया? यस और नो? मैं इस वाले वेक्टर को, जो ये बी वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकता हूं. अगर मैं यहां ले गया तो क्या तेरे को दिखाई दे रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर इन एन ऑर्डर है, एक का हेड दूसरे का टेल, देन दे आर फॉर्मिंग द ट्राइंगल. तब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? ट्राइंगल लॉ. व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एन ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों का जो जोड़ होगा, इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. लेकिन इसी वेक्टर को पैरेलली यहां कर दूंगा तो कोइनिशियली हो गया. और कोइनिशियली अगर हमारे पास हो गया तो अब मैं स्टेटमेंट चेंज करके पैरेललोग्राम लॉ का बोलूंगा. When two vectors are kept along the adjacent sides of a parallelogram coinitially. कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसा, ये भी तो देखो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाना है. ध्यान से देखो सर, आपने कहा था ये बनाना है तो ये होगा इसका रिजल्टेंट. बच्चे क्या सोचते हैं? ऐसे. अभी आएंगे ये सवाल. एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा. मैंने बोला इसका रिजल्टेंट बताओ कहां होगा. रफ बच्चे कहते हैं ये.
अगर तुमने स्टेटमेंट नहीं सुना ये बना देंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर देखो ना पैरेललोग्राम बन रहा है, रिजल्टेंट गधा है, गधा है। ये कोई इनिशियली पढ़े नहीं, ये एक का हेड दूसरे का टेल है, ये होगा रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल। इस वेक्टर को तू यहां से अगर मान ले यहां ले गया, जो ये वाला वेक्टर था, देख अगर तुम स्टेटमेंट सही से समझ गए तो बहुत इजी है भाई। अगर तुम स्टेटमेंट सही से समझ गए, मैंने देखा कि यार ये वेक्टर एक का हेड दूसरे का टेल है, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो सर आपने ये क्यों नहीं बनाया? ये होगा ना रिजल्टेंट। मैंने कहा स्टेटमेंट पढ़ ले भाई, कोई इनिशियली रखे हैं क्या कि तू डायगोनल बना रहा है? नहीं, तो क्यों लगाऊंगा मैं? ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा। सर लेकिन पैरेललोग्राम और ट्रायंगल तो सेम ही होते हैं ना। मैंने कहा सिमिलर होते हैं, अप्रोच अलग है लेकिन रिजल्ट सेम है। तो सर ट्रायंगल लॉ लगाना, वो पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहूं तो मैंने कहा कोई इनिशियली कर दे, तब मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा, तब ये डायगोनल रिप्रेजेंट होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? जब हम कोइनिशियल की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, डायगोनल रिजल्टेंट होगा। जब ट्रायंगल की बात करेंगे तो इनिशियल से ऑर्डर देखेंगे, हेड और टेल है तो ट्रायंगल लॉ लगेगा, इनिशियल से फाइनल वेक्टर बनाएंगे। यस। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो जैसे देखना, ये हमें चाहिए था, मैंने कहा कि इसको मैं शिफ्ट करके यहां से यहां ले जाऊं। तो क्या आपको ट्रायंगल लॉ दिखाई दे रहा है सारे बच्चे? यस और नो। बी को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर गया, जैसे ही मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा मेरे को फिर से वही मिलेगा, मेरे को फिर से यही मिल जाएगा। ये वाला वेक्टर हमारे पास जो था सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये रहा वेक्टर, ये वाला हमारा वेक्टर ये रहा, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा ये रहा। अगर मैं इस बी वाले को शिफ्ट कर दूं इधर से इधर तो ये मिल जाएगा। अभी भी इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अभी भी इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखा जाए तो सेम ही तो है। तो अब तुम्हें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो सेम डेरिवेशन रहेगा बेटा। फिर से हम लोग वही बी कॉस थीटा बी साइन थीटा करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो डेरिवेशन इज सेम, ध्यान सुनना, डेरिवेशन इज सेम लेकिन अप्रोच इज डिफरेंट। डेरिवेशन एंड रिजल्ट इज सेम, तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्रोच को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मैंने बी वाला जो ये हमारे पास वेक्टर था, मैं कह रहा हूं कि वेक्टर बी वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली। अगर मैं पैरेलली इसको शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? सर ये यहां से यहां जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रखा, हाँ, डायरेक्शन भी सेम रखा, हाँ, इक्वल वेक्टर। तो ये वाला यहां पर चला गया, जो आपका यहां पर सिनेरियो था, इधर से मैं इधर ले गया, ट्राइंगल लॉ सेम डेरिवेशन। यस, फॉर्मूला सेम, एवरीथिंग इज सेम। भाई यार तू समझ नहीं पा रहा है यार, एक पूछ रहा है, अरे भाई ये वाला डायग्राम अप्रोच तो हो गया ना, ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट था, मैंने इस वेक्टर को इधर कर दिया, तो ये वाला डायग्राम ही तो ट्राइंगल लॉ का था, तो बाकी की डेरिवेशन करेगा तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे आ सकता है? हाँ या ना? यस। आइए, अब मेरा सवाल सुनना। पहले तो स्टेटमेंट पे ही सवाल आ गया, एग्जाम्पल्स नंबरिंग कर लेना, ए या 1 2 कर लो, 1 2। एक सवाल मैं दे रहा हूं, करके बता रहा हूं, बाकी आप करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे स्टेटमेंट को समझ पाए हैं। पहले स्टेटमेंट सुन लो, फिर चैट ऑन करूंगा, फिर डाउट्स देखूंगा। क्योंकि आपको अगर साइन वो एरोस नहीं दिख रहे हैं तो एक एरो यहां है ऐसे, एक एरो यहां है ऐसे, एक एरो यहां है ऐसे। मैंने आपको दे दिया कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी।
और आपको जेई क्या देता है, ऑप्शंस दे देता है, बताइए कौन सा सही है। ए प्लस बी इक्वल टू सी सही है, बी प्लस सी इक्वल टू ए सही है, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए है, क्या है, ऐसे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सर एक बात बताओ, मैं ये देखा को इनिशियली, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर को इनिशियली, पहले इस पॉइंट को पकड़ लो, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, सर मैंने इसको पकड़ा को इनिशियली, तो सर ये वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होता, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है सवाल में, हटाओ। समझ रहे हो, अगर मैं इन दोनों को देखूं, सर ये ए और सी को इनिशियली है, तो इनका रिजल्टेंट तो ये होता, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, हटाओ। मैंने देखा सर दोनों का हेड मैच हो रहा है, दोनों का हेड, समझ रहे हो, क्या ट्रायंगल लॉ में हेड मैच होने की बात हुई थी? नहीं, उन्होंने हेड और टेल की बात करी थी। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों की टेल्स की बात हुई थी, हेड की तो कहीं बात ही नहीं हुई, हटा दो। सर इस पॉइंट को भी, इसको अगर मैं देखूं, एक का हेड दूसरे का टेल, और ये वेक्टर यहां इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया है, तो मतलब मैं ये देखूं सी वेक्टर में बी वेक्टर को अगर आप जोड़ोगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। ऐसे देखा जाते हैं स्टेटमेंट्स। आप तीनों पॉइंट्स को पकड़ना, पहले पकड़ा ये, अगर किसी ने ये पकड़ लिया, सर दोनों को इनिशियल है, को इनिशियल में पैरेललोग्राम लॉ होता था, तो इनका डायगोनल होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ए प्लस सी ये होगा, लेकिन सर हमें तो बी और इनके बीच का रिलेशन चाहिए, तो ये किसी काम का नहीं है, हटाओ। सर यहां देखूं तो दोनों का हेड मैच हो रहा है, सर अगर दोनों का हेड मैच हो रहा है, किसी के स्टेटमेंट में हेड मैच की तो बात थी नहीं। सर अगर मैं इसकी देखूं, एक का हेड है और दूसरे का टेल है, मतलब इन दोनों में ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूं, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इनिशियल से फाइनल इस वेक्टर, तो ये स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, दिस इज करेक्ट। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देंगे, सी प्लस बी माइनस ए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल करेक्ट। वो ऐसे दे देंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, बिल्कुल सही। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन देकर के आपको इरिटेट करते हैं, समझना एग्जामिनर आपको कैसे देगा ऑप्शंस। बच्चे बहुत तंग होते हैं भाई, मैं अपने टाइम पे तो भाई मेरा माथा गर्म हो जाता था कि यार ये क्या है, कि ऑप्शन ये दे रखा है, मैं कैसे सोचूं बी वेक्टर ए वेक्टर का उल्टा करूंगा, फिर वो माइनस सी वेक्टर, कुछ नहीं, आपको जो दिख रहा है पहले वो बनाइए। आपको ट्राइंगल दिख रहा है, कहीं कॉपी में लिख लीजिए भाई, ठीक है। को इनिशियली, अगर आपको को इनिशियल दिखे तो आप डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, और ऑर्डर हेड एंड टेल लिखा, थर्ड साइड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये होगा आपका रिजल्टेंट, सीधी बात। ये मैं मिस कर गया था अपने पढ़ते समय, आप लोग मिस मत करिएगा। तो हमने सबसे पहले बनाया सी प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, यस। अब वो ऑप्शन ऐसे नहीं देते, कई बार ऐसे दे देंगे, कई बार ऐसे लिखेंगे, इसको इधर ले गए माइनस ए, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस साइड ले जाओगे तो सी प्लस बी इक्वल टू ए ही आ रहा है। फिर बी को इधर रख दिया, इसको इधर कर दिया, सब बी माइनस ए इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। इस डायग्राम में ये चीज ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आपको जो दिख रहा है पहले वो लिखिए, और फिर आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन करिए। क्या आपको ये बात समझ आ गई सारे बच्चे? यस और नो? सर आंसर सेम आएगा, बिल्कुल बेटा, ऋतिक बेटा, ठीक है। अब सारे बच्चे सेकंड ऑप्शंस की बात करना, मैं आपको एरोज अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको एरोज दे देता हूं, एक वेक्टर ये रहा, कॉपी में बनाना, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इनके एरोज आपको दिख जाए, ठीक है। मैंने आपको दे दिया, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन, मेन इक्वेशन बना देना जो भी आपको एडिशन के हिसाब से दिखाई दे रही हो, थर्ड, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। ये है आपका ए, दिस इज सी, दिस इज बी। चलिए इनमें कौन सा रिलेशन सही होगा? चलिए फोर्थ है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ है हमारे पास, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब बताएं, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। चलिए क्या रिलेशंस होंगे? आप वेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन ये हाँ ऐसे बता देना। सर मैंने सबसे पहले देखा इन दोनों को,
ये को इनिशियल हो रहे हैं, तो पैरेललोग्राम बनाना चाहिए था, ये होगा इनका रिजल्टेंट। लेकिन सर हमारा सी वेक्टर तो वहां है नहीं, तो हटाओ इसको, तो मैं नहीं देख रहा। मैंने कहा बिल्कुल सर, इधर दोनों के ना हेड मैच हो रहे हैं, इसको भी नहीं देखेंगे। इसको अगर मैं देखूं तो ट्रायंगल लॉ लग सकता है, दिस वेक्टर ए वेक्टर में आप सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो सर हमें बी वेक्टर इनिशियल से फाइनल जो वेक्टर होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सर इसके लिए ये स्टेटमेंट होना चाहिए, इसके बाद जो कॉम्बिनेशन करना चाहे कर ले। यस, हाँ। थर्ड वाले का जरा देखें सर, इसमें क्या करें। मैंने कहा यार देखो ये को इनिशियल है, तो सर ये होगा रिजल्टेंट। मैंने कहा यहां पे कुछ दे रखा है ऐसा नहीं, तो मैं इसके हिसाब से नहीं लिखूंगा। सर इधर दोनों का हेड मैच हो रहा है, इसके हिसाब से नहीं लिखूंगा। सर यहां पर देखो तो ये ऑर्डर बन रहा है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर रिजल्टेंट इज शोन बाय दिस। तो सर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज शोन, ये दोनों when two vectors are kept along the adjacent sides of a triangle in an order, then the resultant of these two vectors is shown by the single vector of the third side from initial to final। ये हमारा रिलेशन होगा तीसरे वाले का। यस, फोर्थ वाले का क्या आ रहा है। सर यहां तो ना ही ट्रायंगल लग रहा है, ना ही पैरेललोग्राम लग रहा है। एक बच्चे ने बहुत सही बोला, सर यहां तो पूरा ही कंप्लीट क्लोज्ड पॉलीगन, इसको कहेंगे क्लोज्ड पॉलीगन। आगे भी आएगा बहुत बार। रॉन्ग, नॉट पॉसिबल, शांत हो जा, स्टार मार्क करना इसको। क्लोज्ड पॉलीगन का कोई रिजल्टेंट नहीं होता, ठीक है, बहुत बार प्रूफ करूंगा, जे एडवांस तक जाता है ये कंसेप्ट। सर इसमें तो किसी का कोई रिजल्टेंट ही नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ूंगा अगर मैं देखूं तो यहां से यहां ए वेक्टर होना चाहिए। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया, जरा ये देख, किसी भी ऑर्डर को ले ले, बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होता। सर इनका रिजल्टेंट होता ये है ना, दिस इज योर रिजल्टेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, जरा ध्यान से देखना। हाँ जी सर, लेकिन यहां पर इसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में है, तो क्या मैं कह सकता हूं आर वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए वेक्टर। भाई अगर 4 न्यूटन इधर है, -4 किधर होगा, इधर होगा। माइनस से क्या मतलब लगता है, डायरेक्शन। सर अगर मैं b प्लस सी, अगर मैं देखूं b प्लस सी वेक्टर, ये तो सर आता आर वेक्टर, लेकिन सर यहां पे तो उल्टा वेक्टर दे रखा है, वैल्यू तो सेम ही होगी ना। दिमाग लगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं ऐसा वेक्टर बना रहा हूं तो ए वेक्टर कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा वेक्टर बना रहा हूं तो ये क्या होगा। सर लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टी है, तो माइनस ए वेक्टर हुआ सर। मैंने कहा हाँ, तो ये वाला वेक्टर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। हाँ, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर है सर। आप ये लिख लो, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रिजल्टेंट इज 0। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। आप इनमें से कोई सा भी कर सकते थे। सर आपने, मेरे को डाउट आया सर, आपने बी और सी को ही क्यों जोड़ा। मैंने कहा सी प्लस ए वेक्टर क्या होता, दिमाग लगा। सर इस वेक्टर, क्योंकि ये ऑर्डर दिख रहा है सर, सी प्लस ए वेक्टर ये आता रिजल्टेंट। मैंने कहा हाँ, तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या मैं इस वेक्टर का उल्टा करूं तो ये बी वेक्टर दिख रहा है। तो सी वेक्टर यहां पर अगर आप उनके हिसाब से चलते, सी प्लस ए, मिटा दूंगा इसको मैं, सी प्लस ए, सर हमारे पास ये होता रिजल्टेंट। क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला उल्टा है, हाँ, तो माइनस बी वेक्टर कर सकता हूं, तो इधर ले आओ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद रखना बेटा, क्लोज्ड पॉलीगन का रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। क्लोज्ड पॉलीगन का रिजल्टेंट 0 ऑलवेज। इसमें कोई, इन सारे वेक्टर्स को जोड़ रहे हो, रिजल्टेंट 0 आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई। क्या आपको ये बात समझ आ गई। मैं ऐसे सवाल में एक बार फंसा था अपने टाइम पर, और ये इतनी बार आता है, ग्रेविटेशन में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, मैग्नेटिज्म में आता है, बहुत बार आता है ये कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा है, प्लीज स्टार मार्क करना। सारे बच्चे जरा इनकी बात करना। मान लीजिए मैंने 4 हो गए थे ना, तो 5th एंड 6th। चलिए भाई जरा इनका बात करना। एरोज अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं एरोज बना देता हूं। ये वाले वेक्टर का एरो इधर है,
ये वाले वेक्टर का एरो इधर है, ये वाले वेक्टर का एरो इधर है। सर इनमें से एबीसी कौन सा है? मान लो दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, या दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलिए भाई इसमें बताएं इनमें सर एरोस कहां है? मैंने कहा एक एरो ये है, एक एरो ये है, एक एरो ये है, ठीक है। एरोस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। बताइए इनमें क्या रिलेशन होगा? यस तो सर इसमें कैसे देखें? मैंने कहा पकड़ ले इस पॉइंट को। अगर कोई इनिशियल है तो हमें क्या करना चाहिए सर? अगर कोई इनिशियल होते तो पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, ये होगा इनका रिजल्टेंट। क्या यहां दे रखा है? नहीं। तो इसके हिसाब से मत सोच, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं सोच रहे सर को। अगर दोनों का हेड मैच हो रहा है कुछ नहीं, ये ऑर्डर दिख रहा है तो दिस प्लस दिस, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनिशियल से फाइनल वेक्टर दिखा रखा है बी वेक्टर के बराबर होगा। तो दिस इज आवर आंसर। सर इसमें कैसे होगा? मैंने कहा कोई भी पॉइंट पकड़ो सर, कोई इनिशियल। अगर आपके दो वेक्टर्स कोई इनिशियल होते तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता, ये होता रिजल्टेंट। मैं सिमुलेशन में भी आपको दिखाता हूं, एक इस साइड है, एक इस साइड है। जरा यहां पर नोटिस करना, एक आपका वेक्टर इस साइड था, ठीक है, और एक आपका वेक्टर इस साइड था, कुछ ऐसा है, ठीक है। एक आपका वेक्टर कुछ ऐसा है, यस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है भाई, डायगोनल होगा। समझ रहे हो? कुछ बच्चे कहते हैं सर a प्लस बी इज इक्वल टू सी। गलत, गलत। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ रहे हो तो ये होगा रिजल्टेंट। लेकिन सर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये कैसे है? मैंने कहा जरा आप स्टेटमेंट के हिसाब से देख को, ये ऑर्डर में चल रहा है तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ोगे तो बी वेक्टर मिल रहा है। ए वेक्टर और जरा देखना हमारे पास बी वेक्टर ये था तो सी वेक्टर मिल रहा है। इस वेक्टर को हेड एंड टेल इसके साथ जोड़ोगे, दिस इज योर सम। समझ आई? ये मैं अपने टाइम पे रायता फैला चुका था एंड आई होप आप लोग नहीं फैलाएंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी यार, ये ऐसे क्यों नहीं बनाया, वैसे क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत समझा था मैं। अगर आप स्टेटमेंट सही समझ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि कब हमें ट्राइंगल लॉ लगाना है, कब हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। वेरी गुड। एक चीज आप उस ब्लंडर से बाहर निकले जो मैं अपने टाइम में बहुत सफर करा था। इवन जब मैं टीचिंग करने आया था तब भी मेरे को बच्चों को समझाने में बड़ा मौत आती थी कि यार कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे को ही अंदर ऐसा लगता था कि विद द टाइम तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे को क्लैरिटी नहीं होती थी कि मैं कैसे उसको एक बारी में ऐसे बोलूं कि वो समझ जाए। पॉइंट्स को पकड़ो, आप पॉइंट्स को पकड़ो और स्टेटमेंट याद रखो। कोई इनिशियल की बात हो रही है, पैरेललोग्राम बनाएंगे, डायगोनल ही रिजल्टेंट है। और अगर आपका ऑर्डर दिखाई दे रहा है, एक का हेड दूसरे का टेल, तो थर्ड साइड आपका रिजल्टेंट होगा इनिशियल से फाइनल। अब बुक में ये इनिशियल से फाइनल नहीं लिखा होता, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास रिजल्टेंट है। तो उल्टा भी बना सकते थे, ये देखिए हमारे पास ये उल्टा बना दिया तो हमारे पास ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर नहीं माइनस बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर का उल्टा करोगे तब रिजल्टेंट आएगा। तो स्टेटमेंट को अगर आप सही तरीके से समझ गए तब आप लोग कर ले जाएंगे। अब आता है दूसरा खेल। पॉलीगन लॉ बहुत आसान है, बिलीव मी। दूसरा खेल अब कुछ थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। याद करिए मैंने आपको एक बात बोली थी, ठीक है, एक चीज लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, यहीं पर स्पेस है ना, आप लिखिए। जब मैं आर वेक्टर, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन सिंपल सा और 60 डिग्री। समझ रहे हो? ये है ए वेक्टर, क्योंकि ये भी चीज मैंने मैसअप करी थी वेक्टर्स की ना। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर मेरे को वेक्टर्स ना समझ आ गया, फॉर्मूले याद है, सवाल नहीं हो रहे। लिटरली बता रहा हूं, इट्स ऑल लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज को डिकोड कर गए वेक्टर्स की, क्योंकि वो मैथमेटिकल है यार, ठीक है, लैंग्वेज डिकोड करके बिलीव में आपको वेक्टर्स इतना आसान है, आप समझ पा रहे हो कि पूछ क्या रहा है। ये है ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर,
ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम, इसका मतलब क्या है, दोनों का सम करो, दोनों का सम करो। देसी भाषा में समझाऊंगा, दोनों का सम करो। अब बच्चे क्या करते हैं सर, ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कह रहा है 10 + 10। गधा बच्चा ये कर देगा, गधा कहेगा सर आपने बोला है ना प्लस, तो रिजल्टेंट होगा 10 + 10 20 सर, गधा कहेगा। इसका मतलब होता है सिर्फ ऐड करो। तो सर ऐड ही तो करा, वेक्टर्स इस तरीके से ऐड होते हैं क्या, या स्केलर्स होते थे? सर स्केलर्स होते थे। अब देखो, इस वेक्टर को निकालने के लिए दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपको कोई बोले मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालो, इसका मतलब रीड करना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं समझ ही नहीं पाता था ये क्या है, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका बनेगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो इन दोनों का सम है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 20 नहीं होगी। कैसे निकालेंगे जरा देखना, अंडर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे सर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60, वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कॉस 60 इज हाफ, हट गया 10 का स्क्वायर, तो 10√3 वैल्यू आई 10√3, 20 नहीं आई। तो अगर मेरे से कोई पूछे, ध्यान से सुनना, अगर मेरे से कोई पूछे कि मॉड आर बताओ, ये ए प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है, समझ रहे हो, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्योंकि वेक्टर और स्केलर में यही अंतर था कि हम जोड़ते कैसे हैं। वो जो आपने करा 10 + 10, सर ये कह तो रहा है ऐड कर दो, नहीं, ये कह रहा है वेक्टर के लॉज लगा करके ऐड करो। आपने स्केलर लॉ लगा दिया भाई, स्केलर के हिसाब से जोड़ दिया। इसको लैंग्वेज में रीड करें तो ये कह रहा है ऐड करो, तो करेंगे कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये आया मैग्नीट्यूड। इसको किताबें ऐसे लिख देती हैं, मेरा माथा फट जाता था कि ये क्या कह रहा है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसको अलग लिखता हूं, ए प्लस बी वेक्टर मींस सिर्फ ऐड करना। कई बार किताब लिखती, क्वेश्चन में होता है मॉड ऑफ आर बता दो, या फिर मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड बता दो, दोनों सेम चीज है। मैं इसको रीड ही नहीं कर पाता था, ये मॉड बाहर क्यों लगा दिया। ये कह रहा है कि जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ोगे कुछ आएगा, हाँ कैसे निकालेंगे, ये आएगा, उसकी वैल्यू बता दो। तो ये क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को फॉर्मूला लगा करके जोड़ो, लगाकर जोड़ो और वैल्यू बताओ, और वैल्यू बताओ। ये भी एक ही बात है यार, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को फॉर्मूला लगा करके जोड़ा, इसकी वैल्यू बताई है। रीड करना, मॉड किसका ले रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ो और वैल्यू बताओ। सर एक वेक्टर की डायरेक्शन भी तो होती है ना, हाँ सर वो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा फॉर्मूला लगा ले, tan अल्फा दैट इज 10 sin 60 डिवाइडेड बाय 10 + 10 cos 60। स्पेस कम है, सॉल्व करोगे tan अल्फा दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, हाँ ये आ जाएगा। इसको किताबें लिख देती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, यहां पे स्पेस चाहिए मेरे को। किताबें लिख देती हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, वैल्यू बताओ। कुछ किताबें लिखती हैं, तुम्हें पता है एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा सर 30 डिग्री होगा, यस। तो या तो आप बोल दो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, और
बच्चों को तंग करने के लिए वो अल्फा ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। मतलब इसका मतलब क्या है, tan की वैल्यू जब 1/√3 होगी तो एंगल बता दो। दोबारा बोल रहा हूं, tan की वैल्यू जब 1/√3 होगी तो एंगल बता दो। मान लो किसी ने बोला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इसका मतलब क्या हुआ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पर, तो π/6 होगा इसका आंसर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, जब tan की वैल्यू 1 होगी तो एंगल क्या होगा सर, π/4, ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए कि a प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या है, मैं लिटरली बता रहा हूं, बाद में रोओगे ये क्या है और ये क्या है, दोनों में अंतर है। ये बस कह रहा है जोड़ दो, मतलब 10 दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो, तो 20 नहीं होगा, जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ठीक है, क्लियर। आइए अब ये फॉर्मूले और धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब दो वेक्टर्स को मैं जोड़ूं, कॉमन सेंस पहले खेलते हैं, फिर हम लोग अपने फॉर्मूले पर बनाएंगे। ठीक है, सम हटा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं ट्राइंगल लॉ के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है, और क्योंकि ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ बात एक ही है, और ये मेरा दूसरा वेक्टर है। एक वेक्टर को मैंने ले लिया है, थोड़ा फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, जो ए वेक्टर है, जरा देखना ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 16, और बी वेक्टर की वैल्यू हम कुछ फिक्स कर पाएंगे वैसे, इसमें 10 सपोज, इसकी वैल्यू कितनी है 16 और इसकी वैल्यू है 10, 16 10, तो वैसे नॉर्मली जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या है सर, ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। मैंने कहा कितना आ रहा है 23.4, तो ये वैल्यू वाइज नहीं जुड़ता है, एंगल के हिसाब से जुड़ता है। अब जरा ये समझना, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यहां है थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, अब क्योंकि मैं चेंज करूंगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सर ट्राइंगल तो बना ही नहीं, राइट, इसीलिए कह रहा हूं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये वाला वेक्टर अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, रिजल्टेंट ये होगा। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर का उल्टा कर दूं -10, ये वेक्टर और ये वेक्टर थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 डिग्री, सर 360 नहीं होगा। हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में मैंने पढ़ाया था, एंगल हम लोग हमेशा 180 से छोटा वाला बात करते हैं। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाना बेटा, अगर जो ये वेक्टर है इसके साथ ऐसा होता तो ये एंगल रहेगा, फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कुछ भी हो सकता है, 0 से 180। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी सर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हो। देखिए, अगर मान लो एक 150 लगा रहा है और ये वाला 50 लगा रहा है, छोटा वाला बंदा 50 लगा रहा है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वैल्यू कम हो गई, लेकिन अगर दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ गई। तो किसी भी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी सर, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी सर, जब ये 150 इधर लगा रहा हो और ये 50 इधर लगा रहा हो, तो अब सबसे कम हो जाएगा 100, 100 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपोजिट हो गए। देखिए इधर मैंने कहा कि ये वाला वेक्टर 10 का है, ये वाला वेक्टर 16 का है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को हेड और टेल से मैच कर दूं, कर दिया हेड और टेल से मैच, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहां, ये रहा, ये रहा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैक्सिमम ये छोटा हो गया रिजल्टेंट, हाँ, अगर मैं इन दोनों का एंगल 0 करूंगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल रहा है, और जैसे ही मैं एंगल अपोजिट कर दूंगा तो मिनिमम रिजल्टेंट मिल रहा है। यस, तो याद रखना कि हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स,
रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जिसको मैं आर लिख रहा हूं, इसी को हम कहते हैं ए प्लस बी वेक्टर का मॉड। बेटा क्वेश्चनों में लैंग्वेज में मिलेगा। ये क्या होता है बेटा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखना, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। कॉस 0 कितना होता है सर? 1। तो आर की वैल्यू आ जाएगी सर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा यार ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ जी सर, तो जरा नोटिस करना, आर की वैल्यू आई ए प्लस बी। अब बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, आपको तो छोड़ो, मैं खुद अपने टाइम पे नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं भूल गया कि यहां एरो वेक्टर बना रखा है, यहां नहीं है, दोनों सेम दिख रहे हैं। टीचर ने बोला जब थीटा 0 होगा तब मैग्नीट्यूड्स ऐड कर देना। अब देखो होता क्या है ना, जब टीचर पढ़ा रहा होता है हमारा दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा होता है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मेरा घूम रहा होगा, तभी मैं ये चीज समझ नहीं पाया, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मे भी शायद टीचर ने बताया हो, नहीं बताया, मेरे को नहीं पता, बताया होगा क्योंकि मैं अपने टीचर्स को अच्छी लाइट में देख रहा हूं, बताया होगा। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पर ध्यान दे दिया। मुझे लगा अच्छा जोड़ना होता है जोड़ देंगे, तो वही सवाल 10 + 10 60 डिग्री पर मैं 20 बुलाया, क्योंकि मेरे को समझ, टीचर ने बोला कि हमारे पास 10 है 60 डिग्री, ए प्लस बी वेक्टर कितना होगा, मैं 20 बोल रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि यार जोड़ने की तो बात हुई थी, तो सर ने ही बताया था। लेकिन सर ने ये भी बताया था कि जब 0 डिग्री हो, क्या मेरे को 0 डिग्री दिखाई दे रहा था? देखा ही नहीं। तो जितनी बारीकी से आप मेरे वर्ड्स को सुनेंगे उतना ही बेटर रहेगा। मैंने आपको कहा था जब वेक्टर पहली बार ब्रिज कोर्स में पढ़ाया, फिर उसके बाद आपको 1D में पढ़ाया, और मैंने कहा था ये बार बार चीजें आएंगी। एक डब्बे के ऊपर 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन या 10 न्यूटन इधर और 50 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 60। सर अब तो जोड़ दिया आपने वैल्यूज, क्योंकि जब एंगल 0 डिग्री होता है तब वैल्यूज को आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब मैंने एरोज नहीं बनाए हैं, इसका मतलब ऐसा भी किताब लिखती हैं, मॉड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। लैंग्वेज को डिकोड करना। ये क्या कह रहा है? रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो दोनों के वैल्यूज को जोड़ करके आएगा। वो कब होता था? जब थीटा 0 होता है। ऐसा स्टेटमेंट देकर के बोलेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कोई कठिन चीज नहीं थी, रीड कर गए तो एंगल पता है। इसको समझना, ये चीज और ये चीज सेम है। कैसे? क्योंकि हम यहां पर इनको मैग्नीट्यूड्स ही तो मान रहे हैं। कि क्वेश्चन है ये, बिलीव मी दीज आर दी क्वेश्चंस वेक्टर्स के। जो बच्चे कहते कठिन है क्योंकि आप लैंग्वेज को साथ में नहीं सीख रहे हैं। ये क्या कह रहा है? रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स को जोड़ रहा हूं, ये चीज कह रही है दो वेक्टर्स को जोड़ रहा हूं, तो जो भी उसका रिजल्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? दोनों के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ करके आ रही है। वो कब होता था? जब 0 डिग्री होता था। खत्म। जरा देखना नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, मतलब एक वेक्टर आपका इधर है और एक वेक्टर आपका इधर है, तभी तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। हाँ जी सर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जरा देखना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई हो जाएगी, कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 इज -1 बेटा। तो ये कितना आएगा बेटा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो याद रखना अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स r की वैल्यू होगी a माइनस बी। बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्शन हो गया, मैं जोड़ ही रहा था। ध्यान से देख, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, मैं ऐसे रखूं या इसको हेड और टेल से मैच करूं, बात एक ही है।
ठीक है, क्योंकि जब हेड और टेल से मैच कर रहा हूं तो ट्रायंगल लॉ की बात हो रही होगी, और जब मैं टेल और टेल से मैच कर रहा हूं तो हमारे पास पैरेललोग्राम की बात हो रही है। सर बन नहीं रहा, इसलिए मैं वही कह रहा हूं, दिखता नहीं है यहां पर। जब 180 डिग्री पर था, एक ऊपर बना देता हूं कि, या ऐसे बना देता हूं, एक वेक्टर ये रहा ए और ये रहा बी, इनके बीच का एंगल कितना है सर? एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है। मैंने कहा हाँ। इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जरा देखना, ए की वैल्यू कितनी थी 16, बी की वैल्यू कितनी है 8। इस एस वेक्टर को, अब मेरे वर्ड्स को सुनना, एस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो एस वेक्टर है इन दोनों का सम है। 16 प्लस 8 नहीं, वैल्यू को जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये इन दोनों का सम है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि एंगल 180 था तो 16 माइनस 8 8। तो समझना ये लैंग्वेजेस का खेल बनता है। मॉड ऑफ आर, आर वेक्टर का जो वैल्यू है, हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसीलिए आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जोड़ दो वैल्यूज, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोबारा सुन मेरी बात, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए वैल्यूज, उनके इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ दो, और जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रिजल्टेंट के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, रिजल्टेंट, टोटल, सम जोड़ने के लिए उनके रिजल्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तुम्हें लग रहा हो, कुछ बच्चों को यह लगने लगता है दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नो, बोथ आर एडिशन ओनली। दोनों में मैं जोड़ ही रहा था, क्योंकि एक बार एंगल 0 था तो वैल्यू a प्लस बी की आ रही है, एक बार एंगल 180 था तो a माइनस बी की आ रही है। राइट? सो व्हाट इफ अगर एंगल कुछ और हुआ? मैंने कहा ये याद रखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए। सर अगर थीटा 90 हुआ तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा? सर 0 होता है, हटा दो। r इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? अगर मान लो, ठीक है, इस वेक्टर को मैं 5 बना सकता हूं, हाँ, या 4 बना सकता हूं, यस। इस वेक्टर को मैं 3 बना सकता हूं, अरे 3 हो जा भाई, हाँ बस अब मजा आ जाएगा। ये देख, थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन समझ जाना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वाले वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ए वाले की 4 है, बी वाले की कितनी है? 3। 4 और 3 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट कितना देते हैं? 5। ये तो सर पाइथागोरस थ्योरम है। यस, ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई ना। ये दोनों वेक्टर्स अगर तुम देखो, ए वेक्टर, अरे हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस। तुम ट्राइंगल, तुम पैरेललोग्राम लॉ बनाना चाहते हो, लो पैरेललोग्राम लॉ बना लो, तो डायगोनल के हिसाब से शो कर दूंगा। और सर अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो, मैंने कहा हेड और टेल मैच हो रहा है तो हमारे पास ट्राइंगल लॉ लगेगा, ये रिजल्टेंट हो गया। सर मैं ए वेक्टर को इसके साथ यहां रख दूं तो, मैंने कहा हेड और टेल ये मैच कर रहे हैं, रिजल्टेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ है, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। हर बार ये वैल्यू 5 ही आएगी जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो स्टेटमेंट जरा देखना, वो कहेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ एंगल कितना है? अब रीड कर गए तो सीधे पकड़ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? दो वेक्टर्स को मैं जोड़ रहा हूं और जोड़ने के बाद उनकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है। तो कब कितने पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। ये क्या कह रहा है? जब हम लोग दो वेक्टर्स को, रिजल्टेंट इज सम, जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट की वैल्यू है, दोनों की वैल्यूज का सम आ रही है, 10 प्लस 20 30 हो जा रहा है। वो कब होता है? जब 0 डिग्री होता है।
रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी कहने का मतलब वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो मतलब 180 डिग्री होगा। ये होता है आपका, यहां से समझना, आर मैक्स। मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 है। और मिनिमम वेक्टर कब बनता है? आर मिन, जब हमारे पास 180 होता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? सारा खेल लैंग्वेज का है, सारा खेल। जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे, अगर आपने ये वर्ड्स ढंग से रिवाइज कर लिए, सारा खेल आप क्वेश्चन को रीड करके समझ जाओगे पूछ क्या रहा है। नहीं तो ये वर्ड समझना ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। सर ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये अगर आप रीड कर ले गए तो सारा खेल हो जाएगा। अब देखो सवाल हमारा कैसा है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये लैंग्वेज आती है। सारा खेल मैं लिटरली कह रहा हूं, डिकोड कर ले जाओ, टेक योर टाइम। किस किस को ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला है? अब ये स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं क्वेश्चंस में। विच वन ऑफ इज ट्रू? रीड समझ ही नहीं आ रहा सर, डेटा ही नहीं दे रखा, सब दे रखा है। कौन कौन ये समझ गए क्या कह रहा है? जरा बताना। ये कह रहा है, ये कह रहा है दो वेक्टर्स को ऐड करा, दो वेक्टर्स को ऐड करके मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड बता रहा। दो वेक्टर्स को जब भी मैं जोड़ूंगा, वेरी गुड यार, दो वेक्टर्स को जब भी मैं जोड़ूंगा, मान लो 40 न्यूटन और 10 न्यूटन, ऐसे जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो मैंने आपको क्या बोला? मॉड ऑफ आर इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। वैल्यूज को जोड़ दो। मॉड ऑफ आर की बात करें या ए प्लस बी वेक्टर के मॉड की बात करें तो ये होगा 40 प्लस 10 50 न्यूटन। ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेकंड केस, अगर आपके लिए एक डब्बा है, 40 न्यूटन इधर था, 10 न्यूटन इधर है, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर की बात हो या दोनों वेक्टर्स को जोड़ करके वैल्यू की बात हो, क्योंकि 180 डिग्री है तो 40 माइनस 10 सर 30 न्यूटन की वैल्यू होगी। सर मेरे को डाउट आया, 10 माइनस 40 नहीं कर सकता? अबे गधे इंसान, मैग्नीट्यूड कह रहा हूं तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा। यस, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड का केस। हमारे पास मिनिमम मैग्नीट्यूड कब होता है? थीटा की वैल्यू 180 में। और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर। ये कह रहा है जब दो वेक्टर्स को जोड़ा और उसके वैल्यू की बात करी तो वो हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो वैल्यूज जुड़ जाती हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा की वैल्यू 180। तो मिनिमम आपको कहां मिलता है? 180 के केस में, और मैक्सिमम आपको कहां मिलता है? 0 डिग्री के केस में, रिजल्टेंट की वैल्यू। यस और नो? यस और नो? क्लियर? बहुत से। अब देखो ऐसी लैंग्वेज आती है, ये मैं अपने टाइम पर सोच भी नहीं पाता था यार, ये मॉड यहां लगाया वहां लगाया, इनइक्वालिटीज और दे दी। कहना क्या चाह रहा है? कहना जो चाह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, वेरी गुड। जिनको छुट्टी चाहिए छूटम छूट निकल लो यहां से। तुम जैसे बच्चों को मेरे को पढ़ाना भी नहीं है, निकल लो यहां से। पढ़ने वाले बच्चे प्लीज ध्यान से देखना। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, लोग इसको ट्रिक्स बोल दे या जो बोल दे, आई डोंट केयर, इससे हमारा समय बचता है। ठीक है, जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, अभी अलग अलग थे, जैसे देखो यहां पर हमारे पास अलग अलग थे, एक की वैल्यू ए है एक की वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी हुआ जब 0 डिग्री, ए माइनस बी हुआ तो 180 डिग्री, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ जब हमारे पास ये था 90 डिग्री।
अगर मान लो सेकंड केस है, ये बहुत जगह पर यूज होगा, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइन से आप क्वेश्चन उड़ा दोगे, लाइन से। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर अब देख लो लैंग्वेज देखो, मान लो एक वेक्टर है ए, इसकी जो वैल्यू है वो दूसरे वेक्टर की वैल्यू के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू पी। दैट इज इक्वल टू पी। पी क्या है? दोनों वेक्टर्स की वैल्यू। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ जी, तो सर ये आएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सर आर की वैल्यू आएगी यहां पे 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। आर की वैल्यू आएगी सर 2p स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है। तो सर आर की वैल्यू 2 और 2 से रूट से बाहर निकालोगे 2 आएगा, पी बाहर आएगा और कॉस थीटा बाय 2 आएगा। सीधे रिजल्ट याद रखना, सीधे रिजल्ट। जब दो वेक्टर्स, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज लैंग्वेज रीड करना, प्लीज मेरे जैसा मत बन जाना बेटा। ये चीज करते करते मेरे को 12वीं में जाकर के समझ आना स्टार्ट हुआ ये कहना क्या चाह रहे थे, मैं क्यों उस पर कर रहा हूं। देखो मैं एज ए टीचर, मुझे पता है बहुत जगह पर अलग, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे बहुत जगह पर हो सकता है आपको दिक्कतें लगे, लेकिन जिन चीजों पर मैं बहुत सफर करा हूं मेरे को वो बहुत क्लियर थी। अपनी तैयारी में मैंने वो सॉर्ट आउट करी कि मेरे को यहां दिक्कत थी, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं वो दिक्कतें नहीं छोड़ना चाहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इट्स ऑल लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज वाले सवाल इसलिए कराता हूं क्योंकि मैं उन पे स्ट्रगल करता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे डायग्राम वाइग्राम बना दिए हो जाते थे, सवाल रीड करने में 1 मिनट लग गया, इंपेशेंट हो गया, डेटा मिस हो गया, कैलकुलेशन पूरा चौपट। तो लैंग्वेज मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो प्लीज लैंग्वेज को समझना बेटा। ये क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ रहा हूं और उन दोनों का वैल्यू सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, 40 न्यूटन 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, दोनों का वैल्यू सेम है, एंगल कुछ भी हो सकता है, रिजल्टेंट होता है 2p cos थीटा बाय 2। फायदा क्या हुआ जरा देखना, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये cos 0 बन जाएगा, रिजल्टेंट इज 2p cos 0, cos 0 इज 1, रिजल्टेंट होगा 2p। अभी बताता हूं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट होगा सर 2p cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो p √3। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जब होगी तो रिजल्टेंट हो जाएगा सर 2p cos ऑफ 45, cos 45 1/√2, p √2। वैल्यूज निकाल रहा हूं, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, रिजल्टेंट क्या होगा 2p cos ऑफ 60, cos 60 कितना है सर? 1/2, रिजल्टेंट इज p। ठीक है, रिजल्टेंट इज p। थीटा की वैल्यू 180, तो सर दिस इज 2p cos ऑफ 90, cos 90 इज 0 0। सर आप 30 डिग्री मिस कर गए, क्योंकि अगर मैं 30 डिग्री डालूंगा cos 15 बन जाएगा, cos 15 का डेटा निकालना चाहे निकाल सकते, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं पता इसलिए नहीं बना रहे। समझना क्या बोल रही है। ये थी मैथ्स की लैंग्वेज। अब आती है फिजिक्स की लैंग्वेज। ये क्या कह रहा है, एक डब्बा, ये समझना पहला वाला केस, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है मान लो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन एक ही डायरेक्ट, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ। और जब 0 डिग्री होता है इनका रिजल्टेंट सीधे 2p कर दो, तो सर p की वैल्यू 2 है तो 4 न्यूटन होगा, खत्म डायरेक्टली। ये क्या कह रहा है, जब दो वेक्टर्स बराबर हो मैग्नीट्यूड में और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, मतलब 2 न्यूटन ऐसे, 2 न्यूटन ऐसे, इनके बीच का है 60 डिग्री। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम लगेगा। जब दो वेक्टर्स बराबर हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, रिजल्टेंट p √3 होगा। कैलकुलेशन से बचिए, बिल्कुल बीच में हमारे पास रिजल्टेंट होगा p √3। p की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 √3 आंसर होगा। जब दो वेक्टर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, 2 न्यूटन
आपस में 90 डिग्री पर हो तो कैलकुलेशन से बचिएगा एग्जाम में। रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में मिलेगा p√2, रिजल्टेंट आएगा 2√2। इसमें कैलकुलेशन करोगे वही मिलेगा। ठीक है, जब दो वेक्टर्स वैल्यू वाइज सेम हो, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, कितना एंगल हो 120, एक इधर है और एक इधर है, कितना एंगल बोल रहा हूं 120, तो इनका रिजल्टेंट चमत्कारी वही होता है। कभी तुमने ऐसा सोचा था कि मैं 4 न्यूटन और 4 न्यूटन दोनों को जोड़ रहा हूं, आंसर 4 आ जाए? ये बहुत मजेदार चीज है, ये एंगल याद रहना चाहिए। वेक्टर्स में ऐसा कौन सा एंगल है कि उनको जब वो दोनों बराबर हो, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को जोड़ करके 10 ही मिल जाए। नॉर्मल जो तुम 9th और 10th क्लास के बच्चों को पूछोगे उनके हवा ही नहीं लगी, दोनों को जोड़ रहा हूं सेम कैसे मिल सकता है, या तो बढ़ जाएगा, उनके दिमाग में बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा एंगल है व्हेन टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड आर एट 120 डिग्री, इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट बनाएंगे ना बेटा, रिजल्टेंट की वैल्यू सेम ही होती है, सेम 2 ही आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट इज p क्या था उनका वैल्यू। जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और 180 पर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसल आउट कर जाएंगे। सर एक 2 न्यूटन इधर हो और 2 न्यूटन इधर हो, 180 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट 0 आता है, ये तो हमें पता ही है, वही कह रहा है। क्या फायदा हुआ सर? याद रखना, ये सीधे याद होने चाहिए। मैं आपको अगली क्लास में ग्रेविटेशन के सवाल कराऊंगा, और जो मेरा ट्रेंड समझ चुके हैं सर, जब पढ़ाते हैं तो अगले चैप्टर की तैयारी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जब करेंगे ग्रेविटेशन, सीधे याद करके आना, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है 0 एंगल पर 2p रिजल्टेंट, 60 डिग्री पर p√3, 90 डिग्री पर p√2, 120 पर सेम p, 180 पर 0। सर 30 डिग्री वाला क्यों नहीं ले रहे? फिर cos 15 हो जाएगा, cos 15 को निकालना पड़ेगा अलग से, cos 45 - 30 cos a - b, तो उसको छोड़ दो, अगर आएगा तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नॉन एंगल से जिससे हमारा काम मस्त बनता है। और रिजल्टेंट याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, अब ये कोई थ्योरी में थोड़ा ना आता है भाई, होते हैं, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर पर, क्या कहना चाह रहे हो सर? ये कहना चाह रहा हूं 10 और 10 60 डिग्री पर जोड़े, 10√3, आंसर आना चाहिए था 30 डिग्री पर, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है 60। दिमाग लगाओ, तुम गुलेल को खींच रहे हो, गुलेल पता है ना, ऐसे रबर था, तुम खींच रहे हो, अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स आया उस पत्थर पर तो बिल्कुल बीच में ही तो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि जैसे मैं हूं यहां पर, तुमने, एक बंदे ने मेरा हाथ यहां पकड़ा, एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, दोनों ने बराबर फोर्स से खींचा, तो ना मैं इसकी तरफ जाऊंगा ना मैं इसकी तरफ जाऊंगा, मैं बिल्कुल बीच में जाऊंगा, क्योंकि दोनों ने मेरे को बराबर फोर्स से खींचा। लेकिन मान लो कि हमारे पास एक बंदे ने ज्यादा फोर्स खींचा, इसने कम लगाया, तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल इसकी तरफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी कुछ फोर्स तो लगा ही रहा है ना भाई, तो मैं कहीं ना कहीं जो बड़ा फोर्स होगा उसकी तरफ ही जाऊंगा। जब दोनों बराबर लगाएंगे बिल्कुल एरो बीच में ही बनेगा। जब, जरा ध्यान से समझना, ये हमारे पास बी वेक्टर, मैं ऐसे ले लेता हूं, बी वेक्टर की वैल्यू 15 है, ए वेक्टर की वैल्यू भी 15 कर पाऊं तो ए वेक्टर की वैल्यू 15 हो जा भाई। अरे इसकी 14.2 हो सकती, 14 हो सकती है इसकी वैल्यू, 13 हो सकती है, इसकी 13 हो जाएगी। इसमें ना यही दिक्कत है बस इस सिमुलेशन में। अबे इसकी क्यों नहीं हो रही है? यहां पर लेकर के जाता हूं इसको, सेम 13 हो गई। ठीक है, दो वेक्टर्स, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 13, रिजल्टेंट जो है हमारे पास बिल्कुल बीच में आएगा। सर ये 13 तो ये भी 13 होना चाहिए, अगर 120 डिग्री हुआ, इनके बीच का एंगल है हमारे पास
ये इनको दोनों का नहीं, ये कुछ और एंगल बता रहा है। अगर इनके बीच का एंगल होता है 120, बिलीव मी इसकी वैल्यू भी वही होती। और मैंने आपको बताया जब दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा एंगल बाइसेक्टर पर। यही लिखवाया मैंने स्टेटमेंट। मैंने यहां पर कैलकुलेट नहीं करा, मैंने कहा 1/√3 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में चला जब दोनों बराबर है रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं और 60 डिग्री पर होते हैं रिजल्टेंट p√3 10√3 आएगा। ये भी करता नहीं मैं एग्जाम में। और मैं कहता कि जब दोनों बराबर है इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता, ये ऐसा पैरेललोग्राम बनता 60 डिग्री का, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहता है। तो एंगल बाइसेक्टर, इसलिए मैंने आगे कैलकुलेट नहीं करा था, मैंने कहा 60 है 30 होगा, चेक कर लेना। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां पर लिखवा दी है। अब ये कॉमन सेंस है भाई, जब दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में मिलेगा। अगर बराबर नहीं हुए, अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो लार्जर मैग्नीट्यूड की तरफ शिफ्ट होएगा, लार्जर मैग्नीट्यूड की तरफ शिफ्ट होगा। कॉमन सेंस है भाई ये, इसके ऊपर सवाल आ गया है, इसको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। जरा ये देखना, जब ये दोनों बराबर थे तो बिल्कुल बीच में गया। अगर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर की वैल्यू मैं बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, बढ़ाता चला जाऊं, तो अब बीच में आ रहा है क्या? नहीं, रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जो बड़ा वेक्टर होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? छोटी छोटी। सर मैक्सिमम के लिए वैल्यू 90 डिग्री होगी। अरे बेटा, यस, पूरी जान लगा करके रिवाइज करके आना, पूरी जान लगा करके। जितनी जान लगाओगे उतनी आसान फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूं, इसको सॉल्व कर, रिजल्टेंट बताना 40 10, रिजल्टेंट निकाल के आना है। ठीक है, 30 10 50, रिजल्टेंट कितना होगा? 25x, x की वैल्यू f नेट 0 हो जाए। ठीक है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन रिजल्टेंट, 10 न्यूटन हमारे पास 10, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन 60 डिग्री, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 120 डिग्री, 50 न्यूटन 50 न्यूटन। सभी के रिजल्टेंट निकाल करके आना। ठीक है, चलिए भाई, थ्योरी हो चुकी है, अब सवाल चलेंगे मस्त। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। टुमारो कोई छुट्टी नहीं है भाई, टुमारो कुछ नहीं है, क्लास है हमारी। वी विल हैव आवर रेगुलर क्लासेस, देयर इज नो हॉलीडे। ओके, यस, करके आना। और प्लीज हर चीज को ध्यान से सोच करके आना। बस इस वाले चैप्टर में पूरी जान लगा दो, अगला चैप्टर ना, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ना आसान हो गए तो बोलना। ये वाला चैप्टर जान लगा दो पूरी, जो भी आपका। अच्छा वो देख लेता हूं यार, वो लेक्चर उसने क्या बोला, डल गया क्या स्ट्रेट लाइन में? हाँ, इसने करा है क्या? एक मिनट रुक जाना भाई, अभी क्लास मत बंद करना। एक मिनट रुक जा बेटा, पूछ लेता हूँ यार। रिबन कटिंग अब अगले चैप्टर में कर लेंगे यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बहुत फोकस होकर के आया था। हाँ शशांक, वो डाल दिए लेक्चर। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 लेक्चर होंगे। कितने कितने बजे के लिए लगा रहे हो लेक्चर? और फोल्डर का नाम क्या रहेगा? हमने पराक्रम वाले के लिए तो अलग फोल्डर का नाम रखा है ना, और जो वन शॉट जा रहे हैं उस फोल्डर का नाम क्या रखा था? हाँ, मिशन 11th। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ ना, मिशन 11th कम बैक। इसमें है हमारे पास वन शॉट, है ना?
पराक्रम का अलग असाइन वो है, और ये किस में जाएगा, हम लोग क्या डाल दे, समरी। ठीक है, ठीक है, तो ये कब तक चला जाएगा? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स यार, थैंक्स, ओके ओके। बेटा 9 बजे तक आपको मिल जाएंगे दोनों लेक्चर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं समरी लेक्चर में मैं दोबारा आपको ये पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, कुछ बच्चे होते हैं, 1D का कंप्लीट वन शॉट आपके लेक्चर नोट्स के हिसाब से जो अभी आपको मिलेगा वो आपके लेक्चर नोट्स के हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट वही है, कुछ क्वेश्चन सेम मिलेंगे, लेकिन आपके लेक्चर नोट्स के हिसाब से इस वाले में आपको बाद में मैं डलवा दूंगा। लेकिन अभी बच्चों का बैकलॉग है, वो थोड़ा सा तो स्पीड अप करें, थोड़ा सा तो सीख लें, उनके लिए समरी लेक्चर का फोल्डर मिलेगा। पराक्रम का असाइनमेंट अलग है, मिशन 11 कम बैक वन शॉट अलग है। समरी लेक्चर में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, देखो जितना मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, बट मैं चाहूंगा आप लोग भी एफर्ट्स लगाएं। 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट आप उससे रिवाइव मतलब एक बार कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, एक बार आप कवर अप कर सकते हैं। एडवांस टेस्ट का क्या है, सिलेबस हो चुका है, करिए उसको तैयार, मॉड्यूल से एडवांस वाले सवाल लगाइए, पीवाईक्यूज करिए, बिल्कुल। एडवांस के लिए अब आपके लिए कोई लिमिट नहीं है भाई, प्रैक्टिस करते रहोगे सीखते चले जाओगे। हाँ, फर्स्ट एडवांस हो रहा होगा टेस्ट, तो इसलिए आपको शायद डाउट होगा क्या करना क्या नहीं करना। क्लास के अच्छे क्वेश्चन जो आपको जहां पर डाउट था, हो सकता है इजी सवाल में भी डाउट था, वो सारे रिवाइज करने हैं और आपको अपने प्रैक्टिस बढ़ानी है। आपके पास सारी किताबें मैंने दे दी हैं, जहां से आपको लगे आपके पास मॉड्यूल्स हो मॉड्यूल से करिए, जो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तो प्लीज बेटा मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें जिनका उसका था बेसिक मैथ्स का था, उसका वन शॉट डल चुका है, आप प्लीज देख लीजिएगा। और जिनका मोशन स्ट्रेट लाइन का जो भी है आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाय संडे प्लीज मेक अ टारगेट, प्लीज वापस आइए बेटा बैच में, बाय संडे वाइंड इट अप, वाइंड इट अप, क्योंकि ये चैप्टर अलग एनर्जी डिमांड करेगा, अगर आप पीछे रहेंगे तो ये खराब ना हो जाए। तो मैं जो आपको सपोर्ट कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन बिलीव मी मेरा जो भी सपोर्ट है दिस इज 5 to 10%, रेस्ट इज अप टू यू। आपके पास सब चीज होते हुए भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। यस, ठीक है बेटा, लव यू ऑल। तो कल हम लोग वेक्टर्स के बहुत मस्त चीजों के बारे में बात करेंगे, मैं आपको ग्रेविटेशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी सवाल दिखा दूंगा सेम कंसेप्ट से। वो इसलिए नहीं कि मैं हवाबाजी करना चाहता हूं, इसलिए कि आपको ये रहे कि यार यही चीजें बाद आएंगी तो इसको सीरियसली पढ़ लेते हैं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू। आज बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, और थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी था, अच्छे से रिवाइज करके आना, एंड प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर कि आपको कैसा लगा। जो भी नए बच्चे हैं बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आई नीड योर रिस्पॉन्स आफ्टर एवरी क्लास। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये भी उठानी पड़ेगी, यू हैव टू कम्युनिकेट विद मी। जितना जैसे पहले से जब मैं इस बैच में आया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल था, लेकिन अब वो कनेक्ट आ गया है क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किया। तो जितने भी बच्चे नए हैं प्लीज आप मेरे को रेस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके हिसाब से मैं अडेप्ट करता चलूंगा, एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इतना कराने के बाद अगर आप एक कमेंट या बता नहीं सकते तो फिर मेरे को बुरा लगेगा। प्लीज आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अच्छे बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये क्लास को ड्राइव करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू टेल मी, ठीक है। आई विल रीड योर कमेंट्स। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।